आज एक भजन सुना रही हूँ आपको। बहुत मैं थोड़ा सा फिल्मी भजन ही सुना दूँ, चलेगा? बिल्कुल स्वागत है। मुरली बेरन भई हो कन्हैया तोरे, मुरली बेरन भई हो कन्हैया तोरे, मुरली बेरन भई बावरे बावरी में बन गई वो कन्हैया तोरे, मुरली बेरन भई वो कन्हैया तोरे, मुरली बेरन भई बिंदिरा बन के कुंज गलिन में राधा गई बिलमार, अब अखियन के मस्त गलिन में, अब अखियन के मस्त गलिन में चलिया फिर बार बार नजर मोरे मन से टूर गई रे ओ कन्हैया तोरी मुरली बेरन भई बावरी में बन गई ओ कन्हैया तोरी मुरली बेरन भई प्यार जता के तन मन लूटा, प्यार जता के तन मन लूटा जमुना के तट पर ले गयो नटखट मधुर सुनाए तांजगर के पार उतर गए हैं वो कन्हैया तोरे मुरली बेरन भई मुरली बेरन भई हो कन्हैया तोरी मुरली बेरन भई हो कन्हैया तोरी मुरली बेरन भई। नमस्कार। बहुत सुंदर, कोई बहुत तैयारी धन्यवाद। धन्यवाद। अब हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज की अतिथि डॉक्टर स्वाति बर्वे का स्वागत करती हूँ। स्वाति जी, आपका बहुत बहुत अपन स्वागत। तो नहीं दिख रहा ने सभी लोग म्यूट रखें प्लीज। जी स्वाति, पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। जी दीदी, जी बिल्कुल। नर्मदे हर सभी को प्रणाम करती हूँ और अपनी बात अपना परिचय कुछ स्वरचित पंक्तियों से शुरू करना चाहती हूँ। बहुत स्वागत। आज का प्रोग्राम सखी सहेली जैसे टाइटल है, तो महिलाओं को समर्पित कुछ बोलना चाहती हूँ कि हम नारमदीय ब्राह्मण समाज नारी हैं, सब पे भारी है। हम नारमदीय ब्राह्मण समाज नारी हैं, सब पे भारी है। बेटी बहन पत्नी माँ बहू, बेटी बहन पत्नी माँ बहू, इन सबसे पहचान हमारी है और हम नर्मदीय ब्राह्मण समाज नारी हैं, सब पे भारी हैं। कभी तो घर की चार दीवारों के बीच सजती दुनिया हमारी है, कभी तो घर की चार दीवारों के बीच सजती दुनिया हमारी है। हम नर्मदीय ब्राह्मण समाज नारी हैं, सब पे भारी हैं। घर निकल जाए घर से बाहर तो, घर निकल जाए घर से बाहर तो फिर आसमां छूने की तैयारी है। हम नारमदीय ब्राह्मण समाज नारी हैं, सब पे भारी है। बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत मैं वैद्या डॉक्टर स्वाति कानूनगो बर्वे एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हूँ और बड़ौदा गुजरात में रहती हूँ। जैसे आयुर्वेद का आधार स्तंभ वात पित्त कफ होते हैं, वैसे ही हमारे आधार स्तंभ हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे माता पिता होते हैं। तो मैं अपनी जड़ों से शुरुआत करते हुए मैं अपने पिता पापा के बारे में बताऊंगी कि वो श्रीमान कैलाश चंद्र कानूनगो बाकानेर में रहते हैं और ग्रामीण विकास विभाग से रिटायर हो चुके हैं। मेरी मम्मी श्रीमती वंदना कानूनगो कवित्री हैं, स्वरचित कविताएं लिखती हैं और हम 3 बहनें हैं, 3 सिस्टर्स हैं। मैं सबसे बड़ी हूँ और मेरी दोनों छोटी बहनें सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। दोनों ब्रदर इन लॉ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और मेरे हस्बैंड डॉक्टर अमित बर्वे पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा में सीएस डिपार्टमेंट में एचओडी हैं और
मेरी एक छोटी बेटी है 6 साल की। मेरे ससुर जी स्वर्गीय श्री कैलाश बर्वे उज्जैन में पुलिस डिपार्टमेंट में थे। अब नहीं है हमारे बीच, लेकिन उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा साथ में है हमारे। मेरी सासू माँ श्रीमती मंजुला बर्वे है। मेरी एक ननंद है जो बुरहानपुर में रहती हैं, डेंटिस्ट हैं, और ब्रदर इन लॉ एमपीटी हैं। धन्यवाद। पढ़ा लिखा परिवार बहुत हमारे समाज के लिए बड़ी सुंदर परिचय। बात है। तुम्हारी मम्मी हमारी फ्रेंड है, लिखती है। जी, जी हाँ। स्वाति जी, आपकी शिक्षा के बारे में बताएं, आप कहाँ से शिक्षा ली आपने? और हाँ, मेरा बीएमएस शुभदीप मेडिकल कॉलेज इंदौर से हुआ है, और मैंने एमडी पंचकर्म सब्जेक्ट में भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी पुणे से किया है। अच्छा और अभी फिलहाल मैं यहाँ पर प्राइवेट प्रैक्टिस करती हूँ वडोदरा में। जी, तो आपका क्लिनिक है या आप घर पर ही करते हैं? नहीं, क्लिनिक है मेरा, क्लिनिक है। अच्छा कारेली बाग में वडोदरा में क्लिनिक है। अच्छा, तो आप जब हमारा कार्यक्रम खत्म होगा तो हम आपके क्लिनिक का एड्रेस और आपका फ़ोन नंबर हमारा जो ग्रुप्स है उस पे शेयर करेंगे, तो आप वो जी, जी, बिल्कुल। कीजिएगा, क्योंकि बड़ौदा में जो हमारा समाज है वो अगर अपने ही समाज के डॉक्टर के पास जाता है तो ये अपने समाज के लिए बहुत अच्छी बात है। तो आपका जी, एड्रेस सभी को मिल जाएगा। जी, तो आज का आपने विषय चुना था, जैसे हमारी बातचीत हुई थी, आपने कहा था आप दैनिक दिनचर्या जो हमारी होती है उसके ऊपर आप बात करना चाहती हैं और उसके ऊपर कुछ ज्ञान बांटना चाहती हैं बहनों के साथ। तो जी, आपने बिल्कुल। विषय क्यों चुना? हाँ, एक्चुअली आयुर्वेद के अनुसार उचित दिनचर्या, जैसे दिनचर्या यानी सुबह से लेकर रात तक हम जो करते हैं, वो जी सब दिनचर्या के अंतर्गत आ जाता है। जी और ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आयुर्वेद का प्रयोजन आपको थोड़ा बताना चाहूँगी कि प्रयोजनम च अस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। मतलब आयुर्वेद के 2 प्रयोजन हैं कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा हम कैसे कर सकते हैं, और दूसरा पार्ट आता है कि व्याधि को हम शमन कैसे कर सकते हैं। तो व्याधि को शमन करने के लिए हमारे पास बहुत सारी पैथी है, और सब अपने आप में बेस्ट है। लेकिन जो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा, या तो स्वस्थ कोई है तो वो हमेशा स्वस्थ बना रहे, ये वर्णन केवल आयुर्वेद में आता है। अच्छा, इसलिए ये मैंने चुना है, और मुझे लगता है कि बाकी सब लोगों को इसका बहुत लाभ मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी, ये तो सही है कि अगर हम हमारी देखभाल पहले से ही करें तो बीमारियों से बचा जा सकता है। और जी। जैसा हमारा डेली रूटीन होता है वो आजकल वैसे ही बहुत सबके डेली रूटीन बहुत गड़बड़ हो गया है। खाने का ना कोई खाने का गड़बड़। टाइम है, ना उठने बैठने का टाइम है, ना जागने का है, ना कोई एक्सरसाइज है। तो अगर आपके आज के व्याख्यान से हमको सही मार्गदर्शन मिलेगा और बहनें भी अपने जो दिनचर्या है उसमें परिवर्तन ले आती हैं तो ये आज का हमारे कार्यक्रम बहुत सफल रहेगा। हाँ, सफल हो जाएगा मेरे लिए भी, कि मैं अच्छे से आप लोगों को कन्विंस कर पाऊँ कि हाँ, ऐसे जी ऐसा तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। जी दीदी मैंने भी ज्वाइन कर लिया है। जी नीलिमा जी, अभी हमने कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। मैं आपको बीच में आमंत्रित करती हूँ। कार्यक्रम की जी शुरुआत आदरणीय वो सुषमा जी। लिंक जी 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 वो लिंक नहीं मिल रही थी जल्दी से, कोई बात नहीं। और वो ओपन भी नहीं हो रही थी। हाँ हाँ, मैं बीच में ले लेती हूँ आपका कार्य। जी, आप बनी रहिए जी हमारे साथ। जी जी स्वाति जी। अ, हाँ, अ दीदी मैं अपनी सुबह से उठने से शुरू करती हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना। हाँ, ब्रह्म मुहूर्त में उठना। तो सूर्योदय जो है वो आधे घंटे से 1 घंटे पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त का मानते हैं हम। जी और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए हम क्यों बोलते हैं कि एक तो फ्रेश एयर मिलती है, हुँ, और मल-मूत्र के विसर्जन करने का भी वो सही टाइम होता है। जी। और दूसरा सूर्य ऊर्जा का स्रोत है। हुँ, यदि हम पहले से उठ के उस ऊर्जा का स्वागत करते हैं और उस ऊर्जा को अपने अंदर संचित करते हैं, तो जी, हम बहुत सारी बीमारियों से बचे रह सकते हैं। बिल्कुल। दूसरा ये कि हमको पहले थोड़ा एनालिसिस करना चाहिए कि हमने जो रात को खाना खाया वो किस तरह से पचा है या नहीं, हुँ, हुँ, तभी उठना चाहिए। तो वो पचेगा कब? जब हम अच्छे से नींद लेंगे 7-8 घंटे की, और हम जल्दी सोएँगे तभी हम जल्दी उठ पाएँगे। हुँ, ये एक चीज़ होती है।
दूसरा पॉइंट है, हम लोग सभी लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि सुबह उठेंगे तो पानी पीते हैं। पानी ल्यूकवार्म पीना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं पीना चाहिए। और दूसरा ये कि वो हर एक इंसान की प्रकृति के अकॉर्डिंग रहता है कि कितना पानी पीना है। लेकिन हम लोग जैसे ज़्यादा हम खाना खाते हैं, तो जैसे अजीर्ण हो जाता है, वैसे ज़्यादा पानी पीने से भी अग्निमांद हो सकता है। अच्छा। इसीलिए हाँ, इसीलिए बहुत ज़्यादा जैसे जग भर के जो लोग पीते हैं, उनको कहीं न कहीं मुझे नहीं लगता पूरी तरह से हेल्दी रह कुछ ना प्रॉब्लम आता होगा, तो उनको थोड़ा अपना रूटीन चेंज करके देखना चाहिए। तो वो पानी की मात्रा 1 ग्लास से 2 ग्लास तक होनी चाहिए, जितनी प्यास लगे उतना पीना चाहिए। अच्छा। जैसा खाना है वैसा पानी का भी है, कि जितना जैसे थोड़ा मॉडर्न का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग हो जाता है, वो लोग बोलते हैं ज़्यादा पानी पियो, ज़्यादा पानी पियो। लेकिन अग्नि के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे खाना हम ज़्यादा नहीं खा सकते, वैसे पानी भी ज़्यादा नहीं पी सकते। जी, जी। दूसरी चीज़ कुछ लोग सुबह उठने के बाद गर्म पानी में शहद डाल के हनी डाल के पीते हैं। हुँ, हुँ। तो वो सही है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म पानी में यदि हनी डालते हैं, तो वो विरुद्ध हो जाता है। वो कॉम्बिनेशन उतना फ़ायदेमंद नहीं होता, लेकिन थोड़ा ऐसे वार्म वाटर होना चाहिए और हनी डाल के हम पी सकते हैं। अच्छा। वो उन्हें हाँ, पानी में वो ही कोई लेना है, इससे ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना जी, चाहिए। जी। और वार्म वाटर में यदि नींबू डाल के मॉर्निंग में लेते हैं, तो वो भी हेल्दी एक हो जाता है, विटामिन सी का स्रोत हो जाता है वो, और जी। अच्छा है वो। क्या हाँ। ये वज़न घटाने में भी सहायक होता है? हाँ, बिल्कुल शहद यदि अच्छी क्वालिटी का हो, तो वो बहुत हेल्प करता है वो। जी। हुँ। फिर आ जाता है मल-मूत्र विसर्ग की बात करूँगी मैं कि जब भी सेंसेशन हो मल का या मूत्र का, हमको तुरंत जाना चाहिए, हुँ, उसको रोकना नहीं चाहिए। आयुर्वेद में ऐसे 13 आधारणी वेग कहे गए हैं, वो जी। कभी भी रोकना नहीं चाहिए। मल, मूत्र, अश्रु डकार, वोमिटिंग इस टाइप के वेग को रोकना नहीं चाहिए। और महिलाओं प्रॉब्लम हो जाता है। हम लोग सुबह भी कई बार बोलते हैं और कुछ हम करते रहते हैं, तो सोचते थोड़ा देर से जाएँ, या फिर यूरिन के लिए भी हम कहीं बाहर सूटेबल प्लेस नहीं मिल पाता है कई बार। तो लेकिन उन सब के कारण हमको बहुत तकलीफ हो सकती है। हाँ, एक पेशेंट को ये नहीं पता रहता कि ये सब चीज़ों से हमको प्रॉब्लम होता है, लेकिन डॉक्टर अच्छे से एनालिसिस कर लेते हैं कि ये सब चीज़ें रोकने की वज़ह से हो सकती है। दूसरा ये कि हमको बलपूर्वक भी नहीं निकालना चाहिए, इसके अपोज़िट अच्छा। प्रेशराइज़ करके भी हाँ, हमको नहीं करना चाहिए, हुँ, क्योंकि यदि हम लगातार बहुत दिनों तक ऐसा करते हैं, तो हुँ, हम देखते हैं कि एनस के वहाँ की मसल्स बहुत शिथिल हो जाती है और हमको पाइल्स या फिशर जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हुँ। इसीलिए अगर पेट साफ नहीं हो रहा है, तो कहीं हमारे रूटीन में कुछ गड़बड़ी है, या थोड़ा-सा कुछ चूर्ण लेके आप पेट साफ कर लीजिए, लेकिन प्रेशर देके नहीं करिए। अच्छा। हुँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि सबको नहीं पता रहता। सबको ये रहता है कि सुबह जाना है। हुँ। मतलब एक नॉर्मल मेंटली हमारा इस टाइप का सेट है हमारा माइंड कि हमको जाना है। तो ऐसा हम अक्सर करते हैं। हाँ, ऐसा हम पुराने करते हैं। पुराने लोगों में ये रहता है कि वे नहाने के पहले ये काम निपट जाए, उसके बाद में फिर वो लोग जाते नहीं हैं, तो अ, वो लोगों को ध्यान रखने वाली बात है। ध्यान रखने वाली बात है। जी, जी। अ, अगला पॉइंट मैं लूँगी दंत धावन, जिसको हम ब्रश करना बोल सकते हैं या दातून करना बोल सकते हैं। तो दातून करनी चाहिए, क्योंकि वो हम जो अलग-अलग मेडिसिन उसमें नीम, करंज, खदीर ये लेते हैं, हुँ, तो इससे दाँतों को तो मजबूती मिलती है, साथ में कुछ रस हमारे बॉडी के अंदर जाता है, अच्छा। तो वो भी हमारे लिए लाभप्रद हो सकता है। हुँ, अगर हम नहीं कर पाते हैं, कोई आयुर्वेदिक पेस्ट से कर सकते हैं। हुँ। और हमको दंत मंजन भी करना चाहिए। उसके लिए हम त्रिकटु चूर्ण, सेंधा नमक, लवण, सरसों तेल ये ले सकते हैं, या कोई भी मिक्स कॉम्बिनेशन वाला हर्ब वाला कोई भी दंत मंजन कर सकते हैं। हुँ, हुँ। उसके बाद जिह्वा को साफ करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे हमारे मुख की शुद्धि होती है, भूख अच्छे से लगती है। इसलिए वो भी इम्पोर्टेंट ही है। जी। अगला पॉइंट आता है गंडूश या कवल। ये एक्चुअली नॉर्मल जो लोग हैं उनको नहीं पता रहता है कि हमको तिल तेल का थोड़ा वार्म तिल थोड़ा भर के रखना चाहिए थोड़ी देर आफ्टर ब्रशिंग, तो उससे दाँतों को और मसूड़ों को बहुत मजबूती मिलती है। अच्छा। अ,
जी, अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो चेंज कर सकते हैं, सरसों का तेल ले सकते हैं, यदि मुँह में छाले हो तो दूध ले सकते हैं, शहद का पानी ले सकते हैं, हुँ, ऐसा चेंज करना चाहिए। लेकिन आजकल जैसे हम देखते हैं दाँतों का प्रॉब्लम भी बहुत बढ़ गया है, तो जी, हमको रूटीनली हाँ, इसको मजबूत करने के लिए हमको तिल-तेल का ब्रुश बोलते हैं, वो हमको उपयोग में लाना चाहिए डेली रूटीन में। अच्छा। अगला पॉइंट दीदी ये लूँगी मैं कि जैसे सुबह फिज़िकल एक्टिविटी कुछ तो होना चाहिए। हुँ, व्यायाम यदि आप करते तो अच्छा है या योग करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, कुछ जी। चीज़ इसमें आनी चाहिए। हुँ, हुँ। उसका भी एक नियम ये है कि आयुर्वेद में बहुत अच्छे से वो मेंशन है कि आपको अर्ध शक्ति के अनुसार व्यायाम करना है। अच्छा, वो हाँ, वो शक्ति हर एक इंसान की अलग हो सकती है। जब तक पसीना ना आ जाए तब तक करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। अच्छा। बहुत ज़्यादा शरीर को बल दे के नहीं करना, मतलब हठ योग जैसा कहा जाता है उसको, वो नहीं करना है। वो नहीं करना है। जी, हर एक की शक्ति के अनुसार करना है। जैसे ओल्ड एज में जितना आपसे होता है उतना करिए, कुछ फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूरी है, ऐसा है। अच्छा। इससे होता क्या है सर्कुलेशन अच्छा होता है बॉडी का बॉडी में लाइटनेस आता है हुँ, और भूख अच्छी लगती है। जी, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है, हमको करना ही चाहिए। सुबह जल्दी उठेंगे तो एक के बाद एक सब चीज़ें हो सकती है। जी, बिल्कुल सही। सारा सब कुछ डिपेंड करता है कि हम सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में, और उसके लिए रात को जल्दी सोना ज़रूरी है। जी दीदी, वही। जी, अगला पॉइंट एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि जैसे गाड़ी के पहिए को हम देखते हैं, सर्विसिंग के लिए हम ऑयलिंग करते हैं। जी, वैसे हम लोग हमारी बॉडी पे कभी भी रोज़ ऐसे मसाज नहीं करते, अभ्यंग नहीं करते, वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, केरला वगैरह में उन लोग का रूटीन ऐसा होता है कि वो लोग 4-5 बजे उठ के सबसे पहले बॉडी मसाज करते हैं। अच्छा, उसके बाद बाकी काम करेंगे और उसके बाद वो गर्म पानी से स्नान कर लेंगे। तो मसाज भी हो जाता है, स्टीम भी हो जाता है, हुँ, हुँ, दोनों चीज़ें हो जाती है। हुँ, तो ये है कि अभ्यंग बहुत ज़रूरी है, उससे भी सर्कुलेशन अच्छा होता है बॉडी का जी, और स्किन को नरिशमेंट मिलता है हुँ, और एक कहीं पे भी दर्द है जैसे जॉइंट पेन है, हुँ, तो हमारा ये मानना है कि कोई भी कहीं पे भी पेन होता है तो बिना वात के नहीं होता। कहीं अच्छा, वात है तभी आपको जॉइंट पेन होता है और अच्छा, वात का एकदम अपोज़िट तेल होता है। इसीलिए हम लोग जैसे कोई भी पेशेंट आएगा तो हम सबसे पहले उनको जॉइंट पे मसाज का बोलते हैं कि आप अच्छा, मसाज करिए। हाँ, इससे क्या होता है जॉइंट के बीच में भी लिक्विड रहता है, कई बार वो कम हो जाता है, हुँ, तो मसाज से वो चीज़ मेंटेन हो जाती है। अच्छा, इसलिए मसाज भी बहुत इम्पोर्टेंट है, हमको डेली रूटीन में इसको उपयोग में लाना ही चाहिए। जी। इसको जैसे हमारे यहाँ तो इतनी ठंड होती है ना गर्मी होती है, ठंडे जो प्रदेश होते हैं वहाँ पर वो लोग सरसों के तेल से करते हैं। तो हमारा जैसे एमपी है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, तो यहाँ मॉडरेट रहता है क्लाइमेट, तो यहाँ पर किस तेल जी। से करना चाहिए हमको? तिल-तेल से कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू ऋतु हमको चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी ठंड है तो सरसों का तेल ले सकते हैं। जी, बाकी तिल-तेल आते हैं और भी आयुर्वेदिक बहुत सारे मेडिसिन से बने हुए तेल भी आते हैं, लेकिन नॉर्मली हम तिल-तेल ले सकते हैं। उसमें लहसुन मिला के हाँ, हुँ, सेंधा नमक मिला के थोड़ा गरम करके लगाना चाहिए। अच्छा, गरम करने से क्या होता है पेनिट्रेशन पावर उसका बढ़ जाता है। हमारे स्किन के पोर्स में जाने का जो पावर है वो बढ़ जाता है। जी, इसलिए थोड़ा वार्म ऑयल से हमको करना चाहिए। उससे थकान भी दूर होती है हुँ, हुँ, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं पॉइंट बताना चाहूँगी कि सिर, कान और पैर के तलवों पे हमको रेगुलर मसाज करना चाहिए। अभी हम देखते हैं कि सिर पे हमारा थोड़ा शिरोअभ्यंग करना हम कम कर दिया है, इतना बालों में तेल नहीं लगाते हैं। हुँ, इसीलिए हेयर फॉल डैंड्रफ ये सब बहुत बढ़ गया है, तो सिर पे लगाना मसाज करना बहुत ज़रूरी है। वीक में 1 या 2 बार कर लें, अगर रोज़ नहीं हो पाता है तो। हुँ, उससे क्या नींद भी बहुत अच्छी आती है, नींद भी अच्छा रहता है। कानों में भी तेल डालने से यदि कोई विशेष कोई डिसीज़ ना हो कान की, तो हम कानों में भी तेल डाल सकते हैं। उससे भी क्या है कि कानों की शक्ति हम मिलती है कानों को भी। जल्दी से बहरापन या सुनाई देने का जो प्रॉब्लम है वो नहीं आता। अच्छा, हाँ, पैरों के तलवों का भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि पैरों के तलवों में कुछ ऐसे मर्म पॉइंट होते हैं। मसाज करने से वो मर्म पॉइंट अपने आप दब जाते हैं, उससे आँखों की भी ज्योति बढ़ती है, आँखों की भी पावर बढ़ता है उससे।
अच्छा। जैसे कई बार नींद नहीं आती जिसको, उनको भी हम यही बोलते हैं कि आप पैर अच्छे से वॉश कर लीजिए रात को। गाय का घी पैर और फिर सो जाइए, तो उससे बहुत रिलैक्सेशन होता है और कई दिनों तक लगातार यदि हम करते हैं, तो हमको और कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा। नींद में और बहुत कान आराम में कौन सा मिलता तेल है। डाल सकते हैं? हाँ, कान जी। कान में तेल कौन सा डाल सकते हैं? कान में सरसों का तेल डाल सकते हैं, तिल का तेल डाल सकते हैं, नारियल का तेल डाल सकते हैं। ओके, थैंक यू। हम ये जो स्वाति जी का सेशन हो जाएगा, उसके बाद में हम एक क्वेश्चन आंसर्स का सेशन रखते हैं। तो आप सभी अपने क्वेश्चंस लास्ट में पूछ लीजिएगा। हम चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं अपने क्वेश्चंस, तो आखिरी में हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। जी, स्वाति जी, अगले पॉइंट पर जाने से पहले मैं एक जो आपने कहा कि आधार स्तंभ होते हैं वात, पित्त और कफ, तो इनके बारे में पहले आप डिटेल में बताइए थोड़ा कि क्या होता है ये? वात, पित्त और कफ में अंतर क्या है? उनका बैलेंस क्या होता है और उससे क्या फ़र्क पड़ता है? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हम लोग आयुर्वेद में हमारा आयुर्वेद हम वात, पित्त, कफ के बिना हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते, हुँ, क्योंकि कोई भी डिसीज़ किसी को भी कोई प्रॉब्लम होता है, तो जैसे दर्द बिना वात के नहीं हो सकता। हुँ, यदि कोई दर्द लेके हमारे पास आता है, तो हम उसमें वात बढ़ा हुआ ऐसा मानते हैं। अच्छा। पित्त की प्रॉब्लम से ऐसा होता है कि किसी को एसिडिटी हुई, खट्टी डकार कई बार आती है या कहीं पे भी जलन वगैरह, तो जी, ये सब पित्त की वजह से होती है। अच्छा। कफ कफ यदि बॉडी में बढ़ जाता है, तो कई बार बॉडी में जकड़ाहट हो जाती है, जॉइंट में जकड़ाहट हो जाती है हुँ, और खाँसी, सर्दी इस टाइप की प्रॉब्लम कफ की वजह से होती है। तो अच्छा। इन तीनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। हुँ, हुँ, ये हमारी बॉडी को बनाते हैं, लेकिन ये बराबर मात्रा में रहना बहुत ज़रूरी है। यदि एक कुछ भी इम्बैलेंस हुआ, तो वो हमको सिम्पटम पता चलते हैं, हुँ, हम देख पाते हैं। जी, क्योंकि हम यही चीज़ सब पढ़े हुए रहते हैं ना, तो कोई हमको कोई भी कंप्लेंट बताता है, तो हम उसमें एनालिसिस कर पाते हैं कि हाँ, इसका क्या चीज़ इम्बैलेंस हुई है। तो वो हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं मेडिसिन से या कुछ ऐसे प्रयोग से हम उनको बताते हैं कि ये आपका बैलेंस हो जाएगा। हुँ, हुँ। तो ये जो कभी कहा जाता है सिर में दर्द हो रहा है तो पित्त बढ़ गया होगा, तो वो भी कुछ कारण यही रहता है? जी, बिल्कुल, बिल्कुल, होता है। जिन लोगों को भी एसिडिटी का प्रॉब्लम रहेगा, उनका सिर अक्सर दुखता है और उनमें हमको ये चीज़ मिलती है कि वो टाइम पे खाना नहीं खाते हैं या उनको जब भूख लगती है, तब वो खाना नहीं खाएँगे। अच्छा। हुँ, तो ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। जी, जी। सिर दर्द का ऐसा है कि कफ की वजह से भी हो सकता है, यदि कफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो, किसी को सर्दी ये रहती है, जैसे फीवर रहता है, तो भी सिर दर्द होता है। अच्छा। हाँ, हम लोग एनालिसिस वो कर पाते हैं कि ये किस वजह से सिर दर्द हो रहा है। इसीलिए हम लोग को एक्चुअली काउंसलिंग के लिए बहुत टाइम लगता है। हम लोग हिस्ट्री लेने में हमको आधा घंटा लग जाता है, 1 घंटा लग जाता है पूरा पूछने में। जी, हाँ, हमारा सिद्धांत थोड़े अलग टाइप के होते हैं। मतलब एलोपैथी में जैसे दर्द हुआ, वो कुछ मेडिसिन दे दी, वैसा हम नहीं कर पाते हैं। जी। हमको बहुत क्वेश्चन आंसरिंग आंसरिंग करना होता है कि क्या इनको किस वजह से सिर दर्द हो रहा है। हुँ, हुँ। इस तो टाइप जड़ से तक रहता जाने है। का एक तरीका है आप लोगों का प्रश्नोत्तरी से कि आप बीमारी की जड़ तक पहुँचते हैं और उसके बाद इसीलिए कहा जाता है कि अगर आयुर्वेद का इलाज लेते हैं तो बीमारी जड़ से मिटती है। हाँ, जी, जी, बिल्कुल। जी, स्वाति जी, आगे बढ़ते हैं हम। हाँ। आगे पॉइंट पे मैं आऊँगी कि स्नान वो हम सबको पता है कि इससे बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, शरीर की शुद्धि हो जाती है, थकावट मिट जाती है। जी, भूख बहुत बढ़ जाती है, स्नान करने से भूख बहुत बढ़ती है अच्छा। और उसका एक चीज़ ये है कि कभी भी खाना खाने के बाद नहाना नहीं चाहिए। उससे डाइजेशन हाँ, उससे डाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में तो बोलते ही हैं कि हम पहले स्नान करेंगे सुबह, उसके बाद ही कुछ खाते हैं। ऐसा है हमारे उसमें। और जी, दूसरा ये कि कभी भी सिर में हमको गर्म पानी यूज़ नहीं करना चाहिए। थोड़ा अच्छा। ल्यूकवार्म वाटर होना चाहिए। बालों को कभी भी बहुत गर्म पानी से नहीं धोना चाहिए। अभी ठंड का सीज़न है तो थोड़ा ल्यूकवार्म ले सकते हैं जी, और बाकी बॉडी के निचले हिस्से को गर्म पानी से हम उससे स्नान कर सकते हैं। अच्छा। तो ये स्नान के भी कुछ तरीके होते हैं, कहीं मैंने सुना कि शायद पहले पैरों पर पानी डालना चाहिए फिर धीरे-धीरे जी, बिल्कुल, जी, नहीं बिल्कुल। डालना है, ऐसा कुछ होता है? हाँ, बिल्कुल सिर पे डायरेक्ट नहीं डालना चाहिए। धीरे-धीरे पानी को थोड़ा हमारी बॉडी के टेम्परेचर से हमको मैच करके फिर धीरे-धीरे स्नान करना चाहिए। अच्छा, जी।
स्वाति जी हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और जी बिल्कुल। आप भी थोड़ा रिलैक्स हो जाएं। मैं नीलिमा परसाई भाभी जी को आमंत्रित करूंगी। नीलिमा परसाई जी, आज मैंने नीलिमा जी के गीत रखे थे लेकिन वो ज्वाइन नहीं कर पाई। जी नीलिमा भाभी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप सभी को बहुत जय श्री कृष्ण। मेरा मैं थोड़ा लेट हो गई, ज्वाइन हुआ से लिंक खुल भाभी आपका गीत जो भी आप सुना रही हूँ। सबसे पहले मैं गणेश जी का भजन सुनाऊंगी। जी। मिले मनाओ हमारा गणपति देवा, विघ्न हटाओ गिरजाराल हो कहानी वाले। पहले मनाओ हमारा गणपति देवा, मस्तक सिंदूर लाल, गले में मोतियर की माल, कंठ विराजे स्वामी आनंद को बढ़ाने वाले। पहले मनाओ हमारा गणपति देवा, त्रिशूल डमरू हार, शारदा नलिनो सार, मूसा की सवारी वज्र भोग को लगाने वाले। पहले मनाओ हमारा गणपति देवा, करना भगवत का ध्यान, रखना सभा में मान, गिरधर गोपाल तेरा दास हो कहानी वाले। पहले मनाओ हमारा गणपति देवा, मुझको भरोसा तेरा करता सेवा में तेरा, मुझको भरोसा तेरा करता सेवा में तेरा। आई हूँ शरण में तेरी बुद्धि को बढ़ाने वाले। पहले मनाओ हमारा गणपति देवा, विघ्न हटाओ गिरजा लाल हो कहाने वाले। पहले मनाओ हमारा गणपति देवा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भाभी जी के तो गीत हम सुनते रहते हैं, अक्सर निमाड़ संस्कृति मंच पर आपके ऑडियो सुनते रहते हैं। आप बहुत सुंदर गाती हैं, आपकी बहू बहुत सुंदर गाती है, आपका पोता भी बड़ा बहुत अच्छा गायक है। तो बहुत धन्यवाद भाभी जी। और एक आई है मनीषा शर्मा दीदी की, वो आपसे पूरन पोली का गीत सुनना चाहती हूँ। अच्छा, मैं ढूंढ के रखती हूँ। जी जी बिल्कुल, हम थोड़ी देर बाद फिर आपसे मिलते हैं। आप बने रहिए, प्रोग्राम में बने रहिए। ठीक है जी वो निकाल के रखना पड़ेगा ना मुझे यार। बिल्कुल, आप तैयार रखिए, हम फिर मिलते हैं आपसे। जी स्वाति जी, हम फिर अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जी दीदी जी। अगला मैं मेंशन करना चाहूंगी नस्य। तो हमको आयुर्वेद में एक्चुअली नासा ही शीर्षोद्वारम कहा गया है। नाक में 2-2 ड्रॉप तिल का तेल, सरसों का तेल या गाय का घी या अणु तेल, अभी कोरोना काल में सबको अणु तेल का नाम भी अच्छे से पता है। जी तो इसको नाक में डालना ही चाहिए। ये एक्चुअली डेली रूटीन होना चाहिए हमारा। अच्छा। हाँ, क्योंकि इन सब से क्या होता है कि आँख, नाक, कान इनमें मजबूती मिलती है। बालों को कभी प्रॉब्लम नहीं होता है, हेयर फॉल वगैरह। जिन लोगों को गर्दन का प्रॉब्लम है, सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। अच्छा। और दूसरा ये कि हम कहीं बाहर जाने से पहले यदि ऐसा करते हैं, तो एक ऑयल की कोटिंग हो जाती है नाक में। तो कोई भी धूल या कोई भी वायरस या अनवांटेड चीज़ हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में नहीं जाती है। तो जल्दी से सर्दी होना, छींक होना या कोई एलर्जिक प्रॉब्लम होना, ये सबसे हम बच सकते हैं। अच्छा, तो ये सभी लोग डाल सकते हैं रोज रात ये को? सभी लोग डाल सकते हैं। रहता है, कब डालना सही रहता है? इसके एक्चुअली बहुत ज़्यादा
इंतजार बोला गया कि इतना हम नहीं कर सकते, तो मॉर्निंग में कर लीजिए या रात में कर लीजिए या कहीं बाहर जाने के पहले कर सकते हैं। अच्छा, अच्छा। इसका ऐसा है। और रात में भी जिनको नींद का प्रॉब्लम है उनको भी हम गाय का घी बोलते हैं रात में डाल के सोने के लिए। 3 से 4 ड्रॉप नाक में गाय का घी डाल के सोएंगे तो उससे बहुत आराम मिलता है और नींद ऐसा लगातार करने से नींद की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जी। अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है भोजन में पॉइंट लेना चाहूँगी जी, जी। और उसमें मैं बहुत अच्छे से अपनी बात रखना चाहूँगी और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग अपना रूटीन इस हिसाब से करें क्योंकि ये सैद्धांतिक है, कुछ मेरे अनुभव से हैं कि खाने का टाइम जो सुबह का होना चाहिए हमारा, वो 10 से 12 बजे के बीच होना चाहिए। अच्छा। उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है कि वो पित्त का काल है। उस समय हमारा डाइजेशन पावर बहुत अच्छा होता है, हम कुछ भी खाएँगे तो अच्छे से डाइजेस्ट होता है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, सुबह बहुत सारे लोगों को ब्रेकफ़ास्ट का आदत होता है, तो वो थोड़ा 9-10 बजे तक करेंगे, फिर थोड़ा ये लंच का टाइम 1 या 2 बजे तक हो जाता है। हाँ, तो हमको लगता है हेवीनेस लगता है स्टमक में, भारीपन लगता है या किसी को गैस का प्रॉब्लम हो जाता है, ऐसा तकलीफ़ें देखने को मिलती है हमको। तो हमको क्या करना चाहिए या तो डायरेक्ट आप लंच करिए 10 बजे तक या बहुत ज़्यादा आदत में आपका है ब्रेकफ़ास्ट तो जल्दी करिए, थोड़ा हल्का करिए ताकि आपको 12 बजे तक फिर से भूख लगने लगे। जी। और इसका एक नॉर्मल देखेंगे कि यदि हम कोई स्क्वायर के 4 पार्ट करते हैं, किसी भी स्क्वायर के ऐसे हमारे स्टमक के हम 4 पार्ट करेंगे, तो उसमें 2 पार्ट होना चाहिए खाना, 1 पार्ट होना चाहिए पानी का हुँ, और 1 पार्ट हमको खाली रखना है। अच्छा। यानी आधा ही भरना है। आधा ही भरना है, लेकिन हम कभी कुछ अच्छा बना, सभी लोग करते हैं ऐसा थोड़ा ज़्यादा खा लेते हैं, चारों ही तो पार्ट हैं। हाँ, तो ज़्यादा खाते हैं तो वो हमने पार्ट भर दिया, फिर जो चौथा गैस का है वो फिर ऊपर से निकलता है, नीचे से निकलता है, ऐसा मतलब होता है, तो जी, वो जी। एक कांसेप्ट है कि हमको थोड़ा-सा भूख से थोड़ा कम खाना चाहिए। हुँ, इसलिए सुबह का खाना तो फिर भी थोड़ा हेवी या अच्छा होगा तो चलेगा, लेकिन रात का खाना और लाइट होना चाहिए। रात का खाने का टाइम 7 बजे तक खा लेना चाहिए, कि बहुत लेट हुआ 8 बजे तक खा लेना चाहिए क्योंकि सोने और खाने के बीच में हमको 2 से 3 घंटे का अंतर रखना चाहिए, रात के सोने के और खाने के बीच में। जी। तो अभी ये जो कॉन्सेप्ट चल रहा है कि 5 मील्स इन अ डे ऐसे कि आप 4 बार खाओ या 5 बार खाओ, थोड़ा-थोड़ा 5 बार खाओ, तो वो सही है या नहीं? वो अब एक्चुअली सबके अपने-अपना कांसेप्ट है, वो एलोपैथिक उनका रहता है, अपनी जगह वो सही है। हम लोगों का ऐसे बार-बार खाने के लिए नहीं बोलते हैं, क्योंकि अच्छा। पहले भी देखिए ना, पहले रूटीन क्या रहता था, पहले के लोग भी ऐसे ही यदि खेत में जाएँगे या कहीं भी जाएँगे तो एक बार जल्दी खा लेते थे। या हम लोग हमारे घर पे भी देखते हैं, पापा जैसे ऑफ़िस जाते थे, तो 10 बजे एक बार जो खा के गए, तो फिर सीधे शाम को खाते थे। जी, ये हम पहले के लोग आप लोग कहीं भी एनालिसिस करिए, पहले के लोग ऐसा ही करते थे। 10-11 बजे तक खा लेते थे जी। और उसके बाद सीधे शाम को खाते थे, तो उनको भूख भी अच्छी लगती थी, क्योंकि कई बार क्या होता है ब्रेकफ़ास्ट हम करते हैं, वो खाना हमारा पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता, हम फिर और खाना खाते हैं, जी। क्योंकि हमारा टाइम हो गया रहता है। हमको लगता है कि हमारा भूख का टाइम हो गया है, हम खा लें, लेकिन वो पूरे तरह से पुराना खाना हमारा पचा हुआ नहीं रहता है। जी। और फिर ये चीज़ें थोड़ी अलग डायबिटीज़ वग़ैरह कुछ डिसीज़ हो तो थोड़ा वेरी करती है, क्योंकि ये जो चीज़ें मैं सब बता रही हूँ ये स्वस्थ व्यक्ति के लिए है। यदि अच्छा। कुछ डिसीज़ है हाँ, कुछ डिसीज़ है तो हमको फिर अकॉर्डिंग टू कंडीशन उसको थोड़ा चेंज करते हैं हम लोग भी। हुँ, जी। लेकिन एक सिंपल ये होना चाहिए क्योंकि बार-बार खाने से क्या है पुराना खाना को पचने का हम टाइम नहीं देते हैं। हम फिर दूसरा खाना और खाते हैं। हाँ, हाँ। उसके भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कई बार हम लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं, छाछ कब पीना है, दूध कब पीना है, फ्रूट कब खाना है, पानी कब पीना है। बिल्कुल। तो ये सब एक्चुअली मैं अच्छे से तो कि और इससे क आप लोगों को कुछ बेनिफिट हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि जी। छाछ पीने का टाइम जो है दोपहर का है। अच्छा, दोपहर के टाइम पे आप खाना खाने के बाद पीजिए। अच्छा। और छाछ में यदि हम लोग थोड़ा मीठा नीम या जीरा पाउडर डालते हैं जी, काली मिर्च, काला नमक डालते हैं तो और भी डाइजेस्टिव हो जाता है खाना हमारा और जी। कोलेस्ट्रॉल वगैरह का प्रॉब्लम नहीं होता। हुँ, हुँ। थोड़ा दिनों तक यदि ये थोड़ा सीज़न के अकॉर्डिंग चेंज जैसे अभी ठंड है तो ठीक है, छाछ नहीं ले पाते, लेकिन गर्मी के दिनों में हमको लेना चाहिए।
छाछ का भी ऐसा है कि 250 ml यदि दही है तो 2 लीटर पानी डाल के बनाइए। अच्छा मतलब ये रेशो, हाँ, इतना रेशो होना चाहिए उसका। रोज ताजे दही में रोज ताजा छाछ हमको पीना चाहिए। दूध का बहुत सूटेबल टाइम है कि रात को पीना चाहिए। अच्छा और हाँ, कई बार सब लोग बोलते हैं कि कफ बनता है, तो हाँ उसका एक छोटा ये है कि उसमें एक चुटकी डालें, एक चुटकी शुंठी डालें उसके अंदर या हल्दी डालें। शुंठी क्या होता है? सोंठ पाउडर। सोठ जी हाँ, ये हमको डालना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो दूध के कफ करने का गुण है, वो कम हो जाता है जी और हमारे लिए अच्छा हो जाता है। और फ्रूट्स हमको इवनिंग में लेना चाहिए। अच्छा हाँ, चाय के थोड़ा गैप करते हुए, क्योंकि हम लोग सब दोपहर में चाय पीने का आदत रहता है हमको, तो थोड़ा गैप करते हुए हमको फ्रूट्स इवनिंग में लेना चाहिए। सीज़नल फ्रूट खाना चाहिए। जो भी जिस भी सीज़न में जो फ्रूट चलता है, जी वो अलग-अलग कलर का हमको खाना चाहिए। किसी दिन ये खाया, किसी दिन वो खाया, जी इस टाइप से होना चाहिए। जी जी खाना हमको कैसा है कि सुपाच्य होना चाहिए, हल्का, गरम खाना खाना है, ताज़ा खाना है। बासी खाना एकदम बंद कर देना चाहिए सबको, क्योंकि महिलाएँ अक्सर ऐसा करती है। अब जेंट्स लोगों को देती नहीं है, हम खुद खाती है। हम लोग घर पे भी देखते हैं, जैसे मम्मी लोग सभी ऐसा करती है। बिल्कुल तो बिल्कुल हमको आदत हमको अभी से बदलना है कि बासी खाना हमको नहीं खाना है। कम कम बनाइए और उतना ही बासी नहीं खाना है, किसी को नहीं खाना है, क्योंकि बासी चीज़ों से इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है, उतना हम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। गैस वग़ैरह का प्रॉब्लम हम देखते हैं, जो लोग बासी खाते हैं उनको बहुत होता है। डाइजेशन का प्रॉब्लम चलता है उनको हो जाता है डाइजेशन। हमारी समाज की क्या हमारी महिलाओं की मानसिकता यही होती है हाँ, कि इतना सा कहाँ बाई को देंगे, खुद ही खा लो। तो वो खाने के चक्कर में, बचाने के चक्कर में हम अपने शरीर का नुकसान करते हैं। हाँ। नहीं, कई बार लगता है नुकसान होता है तो हमको दुःख होता है, लेकिन हम कम बनाएँ या तो, या जी फिर गाय को हाँ, दे दें ताकि हम, वो ज़्यादा बेटर है, बजाए वो खाना हमारे हाँ बॉडी में नुकसान, हाँ, नुकसान करने के बजाय। जी और एक चीज़ बताना चाहूँगी कि घी एक्चुअली ऐसी चीज़ है, बहुत मिसकंसेप्शन है कि घी हमको नहीं खाना चाहिए, उससे वज़न बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। जबकि घी का ऐसा कुछ भी नहीं है, उससे कुछ भी नहीं बढ़ता है, उससे बल्कि पूरा बॉडी बैलेंस होता है और बहुत न्यूट्रिशन मिलता है और ताकत मिलती है, साथ में हमारी बॉडी में स्निग्धता रहती है। जी जो लोग घी कम करते हैं ना, उनको लंबे समय तक थोड़ा मोशन का प्रॉब्लम आने लगता है, हार्ड स्टूल या ऐसा हम देखते हैं। जी एक्चुअली घी खाना बहुत अच्छा है। घी अच्छा होना चाहिए, ये ज़रूरी है कि घी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, या घर पे बना रहे हो या गाय का घी, इस टाइप से होना चाहिए। तो कितनी क्वांटिटी में एक स्वस्थ इंसान ले सकता है घी को? जो भी हम नॉर्मल खाते हैं, दाल-चावल में मिलाकर, रोटी में मिलाकर, जी मतलब उतना हमको कम से कम 4 चम्मच तो लेना ही 3-4 चम्मच होना चाहिए, सुबह और शाम का मिला के। कि अब अ, हमारी जो दिनचर्या है उसमें हम लोगों का जो फिजिकल एक्टिविटी है वो काफी कम हो गई है। पहले जी, के जी। जमाने में लोग फिजिकल एक्टिविटी भी करते थे और अच्छा जम के भरपूर घी भी खा लेते थे। तो अब बिल्कुल। 4-5 चम्मच काफी रहेगा। हाँ, 4-5 चम्मच काफ़ी है, जी काफ़ी। फिर किसी-किसी को ड्राइनेस अलग दिखता है, फिर वो अपना कुछ एनालिसिस कर सकते हैं कि हाँ, मुझे ड्राइनेस स्किन में दिखता है, जी सॉफ्टनेस कम हो जाती है, तो उनको थोड़ा कम से कम बाहर से ऑयल एप्लीकेशन या कुछ तो ऐसा करना चाहिए। और जी दूसरी ये चीज़ें आप लोगों को भी पता ही होगा, लेकिन मैं अपना ऐड करना चाहूँगी कि जैसे चीनी के बदले गुड़ हम खाएँ, जी नमक के बदले हम लोग सेंधा नमक यूज़ करें खाने में। जी हमारे खाने में अदरक, लहसुन चाहिए, काला नमक, नमक, काली मिर्च चाहिए। जैसे फ्रूट वगैरह यदि कुछ खाते हैं तो हम काली मिर्च उसमें डाल के खा लेते हैं। ग्रीन मिर्च और लाल मिर्च के बजाय हम काली मिर्च खाएँ, क्योंकि अच्छा ये एक औषधीय चीज़ है। ये अच्छा हमको, हाँ, कहीं न कहीं हमको लाभ ही पहुँचाएगी, कुछ नुकसान नहीं पहुँचाएगी। अच्छा हम्म, दूसरा एक पानी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पानी हमको खाना खाने के जस्ट पहले नहीं पीना चाहिए। खाना खाने के जस्ट बाद भी नहीं पीना चाहिए। खाना खाने के बीच में आप पानी ले सकते हैं, पर वो पानी आधा ग्लास तक होना चाहिए। हाँ, और अगर वो हुआ, यदि थोड़ा-सा कुनकुना हुआ, तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा तो खाने के पहले पानी ना पिएं, खाने के बाद पानी ना पिएं, बीच में थोड़ा सा हम 2 घूंट ले सकते हैं। हाँ, घूँट-घूँट हम पी सकते हैं पानी। जी जी खाने में थोड़ा कोशिश करना चाहिए हम लोग सब रसों को उसमें सम्मिलित करें, मीठा भी हो,
खट्टा भी हो, तीखा भी हो। जी। दूसरी चीज़ एक ये भी बताना चाहूँगी कि हम लोग क्या करते हैं आजकल ऐसा हो गया है, ट्रेंड ही है कि हम लोग मीठा लास्ट में खाते हैं। हाँ, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार यदि हम देखेंगे ना तो मीठा सबसे पहले खाना है हमको। अच्छा, बीच में कुछ खट्टा खाना है। हाँ, बीच में कुछ खट्टा खाना है और लास्ट में तीखी चीज़ें खाना है। अच्छा। ऐसा होना चाहिए। ऐसा एक चावल के साथ भी है शायद, जैसे पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि जब हम परोसते थे तो ये था कि चावल आखिरी में 2 पहले तो रखते ही थे थाली में और चावल आखिरी हाँ, लास्ट में भी थोड़ा चावल, हाँ, में खत्म हो गया है तो लास्ट में चावल, तो वो भी थोड़ा चावल। बिल्कुल, बिल्कुल, वो लास्ट में चावल एक्चुअली तीखा दाल मिला लेंगे तो तीखा हो जाता है ना थोड़ा, जी, इसलिए भी आई थिंक वो पुराना कांसेप्ट ये भी हो सकता है एक, उसको हम जोड़ के देख सकते हैं। जी। इसके लिए मुझे एक किस्सा याद आ रहा है तो मैं शेयर करूँगी। मेरे दादाजी बहुत पर्टिकुलर थे परोसने में और थाली कैसे सजाई जाती है उसमें और हमको परोसना कैसे है। उन्होंने हमको बहुत सिखाया सारी बहनों को, डाँट-डाँट के जी, बुआ की बेटियाँ और हम लोग जब परोसते थे, तो अगर हम बीच में चावल लेके चले गए तो हमको बुरी डाँट पड़ती थी कि चावल यानी आप सबसे पहले तो आपको थाली में रखना ही है सजा के और जब आप आखिरी जब हो जाता है तब एक बार चावल सबको ज़रूर खिलाना है। तो मुझे लगता था कि शायद इसके पीछे कुछ कॉन्सेप्ट होगा पुराने ज़माने का कि चावल आखिरी में खाना ही चाहिए थोड़ा-सा। जी, बिल्कुल। जी। उसके अलावा एक चीज़ और करेक्शन करना चाहूँगी कि जो हम दूध के साथ एक्चुअली कुछ चीज़ें बहुत विरुद्ध मानी जाती है। अच्छा। जो कॉम्बिनेशन दूध के साथ हम बनाते हैं, जैसे दूध और नमक या दूध और फ्रूट। आजकल जो मिल्क शेक मिल रहे हैं, मिल्क शेक जैसे रहता है जी। और कस्टर्ड जो हम बनाते हैं, कभी-कभी खाते हैं तो ठीक है, हुँ, हुँ। लेकिन अक्सर कुछ लोग खाते हैं, तो वो दूध के साथ एक्चुअली नमक और दूध के साथ फ्रूट का कॉम्बिनेशन बहुत विरुद्ध मानते हैं हम लोग। अच्छा। उससे आगे जाकर जाके कुछ स्किन प्रॉब्लम यदि किसी को हम लोग जैसे हमारा यही रहता है, हमारा पूरा रूटीन ही इस टाइप से रहता है। कोई भी पेशेंट का हम काउंसलिंग करते हैं या हिस्ट्री पूछते हैं, हुँ, हुँ। तो स्किन डिसीज़ वालों को हम जनरली पूछेंगे, तो कहीं न कहीं ये मिल जाता है ये चीज़। हुँ। कि वो दूध के साथ ये कुछ खाते थे, फ्रूट खाते थे या दूध केला खाते थे। इस जी। टाइप से कुछ मिल जाता है। हो सकता है किसी को ना भी हो इससे दिक्कत, हुँ, हुँ। लेकिन कहीं-कहीं पे ये चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छा। दूसरा खाने में हमको गेहूँ के साथ-साथ हमको ज्वार की रोटी, जौ की रोटी, मक्के की रोटी, ये हुँ। सब भी वीक में हमको खाना चाहिए। एक दिन ज्वार का, एक दिन जौ का, मक्के का, अच्छा। इस टाइप से हमको ऐड करना चाहिए हमारे खाने में। हुँ, हुँ। और हमको शुरुआत एक्चुअली बच्चों से करनी चाहिए। अच्छा। बच्चों का क्या है ना हाँ, ये बात में दादी लोग, नानी लोग, मम्मी लोग सब हो सकती हैं यहाँ पर। तो जी। बच्चों को एक्चुअली ब्रेड खाना बंद करवाइए, बिस्किट खाना बंद करवाइए। बिस्किट में क्या है मैदा बहुत है। हुँ, हुँ। बच्चों को बहुत आदत रहती है। आजकल अभी हम देख रहे हैं जितना भी फ़ास्ट फ़ूड बच्चे खाते हैं, बहुत नुकसान करता है ये चीज़ और ये हमको अभी से हमको हमारे बीज जो हम बोलेंगे कि एक पौधा बनने के लिए जो बीज है, हुँ, हुँ। ये पौधों को हमको सुधारना है, अभी से सुधारना है कि हम लोगों को बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। हाँ, इन लोगों का मन होता है, मेरी भी छोटी बेटी है, उसका भी होता है, ऐसा नहीं है। देती हूँ उसको, 8 दिन में दूँगी मतलब 15 दिन में 1 आध बार दे दूँगी, लेकिन उसको ज़्यादा आदत नहीं है। वैसा हम करेंगे ना, तो सब बच्चे उस टाइप से ढल जाते हैं। चल जाएगी। तो हमको हाँ, मैगी और पास्ता ये सब चीज़ें हमको बहुत कम से कम बच्चों के खाने में करना है। हुँ। क्योंकि अभी हम देखते हैं छोटे-छोटे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। जी। यंग जनरेशन में हाँ, ये सब चीज़ें हमको बहुत सतर्कता से वो उस चीज़ को हमको ढालना है क्योंकि बच्चे तो बाहर देखते हैं तो खाने का बोलते ही हैं, हुँ, हुँ। लेकिन ये चीज़ें हमको करेक्शन करना ही है, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्वास्थ्य के लिए। बिल्कुल। ये बात आपने सही कही कि हमको बचपन से ही उनके शरीर को, उनके स्टमक को भी वैसी आदत डाल देनी चाहिए। नहीं और बिल्कुल। ये जो फूड हैबिट्स हैं अगर बचपन से रहती हैं तो वो लॉन्ग लाइफ वही फिर सूट भी करता है बच्चों को भी। बिल्कुल, बिल्कुल। कभी खा लिया ऐसा नहीं है, बहुत स्ट्रिक्ट हम लोग भी नहीं हैं, आयुर्वेद वाले भी हम लोग भी खा लेते हैं। हाँ, कभी खा लिया ठीक है, हाँ, लेकिन थोड़ा आदत रूटीन हमारा ऐसा आदत हाँ, मतलब इतना नहीं होना चाहिए कि वही अच्छा लगता है, जी, जी। खाना रोटी-सब्ज़ी नहीं अच्छा लगता। टीवी देखते हुए खाने का थोड़ा करेक्शन करना चाहिए, टीवी देखते हुए बच्चे को खिलाना ही नहीं चाहिए। हुँ, हुँ। हाँ, ये चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है, एक्चुअली भोजन से बहुत चीज़ें हैं। जी। हमारा जो आहार-विहार हम दिन भर में सुबह से लेकर शाम तक कुछ तो ऐसा करते हैं कि हम लोग कोई समस्या का हमको सामना करना पड़ता है।
जी यदि वो हम ठीक से करते हैं, रूटीन हमारा फॉलो करते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे जो हम हमेशा और डेली रूटीन में वो कर सकते हैं, जैसे खा सकते हैं, मूँग हुआ, घी हुआ, मधु हुआ, आँवला हुआ, ये सब चीज़ें हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी है और इनको हम हमेशा यूज़ कर सकते हैं, प्रतिदिन यूज़ कर सकते हैं। जी जी हम अगले पॉइंट पर जाएंगे, उसके पहले एक और ब्रेक ले लेते हैं और जी, जी, नीलिमा बिल्कुल। परसाई जी को फिर से आमंत्रित करूंगी मैं। दीदी ये पूरनपोली वाला गीत उनका सुनना है मेरे को। जी जी हमारी मनीषा दीदी का आग्रह है, आप से आपको मिल गया होगा शायद भाभी जी। स्वरचित है उनका गीत ये। अरे वाह, तो बहुत याद जी। नीलिमा भाभी आप म्यूट हैं। अनम्यूट कर लीजिए भाभी। जी अनम्यूट करना होगा आपको। हाँ, आवाज नहीं आ रही, आप माइक्रोफोन अनम्यूट कर लीजिए। माइक बना होगा ना, अनम्यूट कर लीजिए। हुआ? जी 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 भाभी हो क्या फिर से जी हो गया? जी जी आ रही है आवाज आप। आ रही है आवाज? बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी। ये मेरा स्वरचित गीत है, पूरनपोली का स्वरचित गीत है। जी बहुत स्वागत है आपका। मैं सुना रही हूँ, मनीषा की फरमाइश पे सुना रही हूँ। जी हमने एक सुना। बिना नहीं त्योहार, असी हमारी पूरनपोली। एक बिना नहीं त्योहार, असी हमारी पूरनपोली। घी को कटोर न कड़ी साथ, असी हमारी पूरनपोली। पहलो त्योहार गुड़ी पड़वाव, घर घर मां पुरणपोळी बनाव। खुशी खुशी बीती जाए साल, असी मारी पुरणपोळी। एक बिना नहीं त्योहार, असी मारी पुरणपोळी। राखी आई बेटी न घर आव, सबई नख पुरणपोळी घणी भाव। नणद भोजाई बड़ मिठास, असी मारी पुरणपोळी। घी को कटोर न कड़ी साथ, असी मारी पुरणपोळी। धनतेरस पर पुरणपोळी बनावा, लक्ष्मी जी कभी को भोग लगावा। धन धान्य से भर भंडार, असी हमारी पुरणपोळी। एक बिना नहीं त्योहार, असी हमारी पुरणपोळी। घी को कटोर न कड़ी साथ, असी हमारी पुरणपोळी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। पूरनपोली बहुत मीठी मीठी और ठंडी में बहुत मजा आ गया गरम गरम खा के। बिल्कुल। जी, बिल्कुल। ये स्वाति जी के टिप्स का ध्यान रखें सभी। सही बात है। अभी घी खाने का बोला था ना उन्होंने। नहीं, घी तो खा हाँ, घी सकते खाने का हैं। बोला। बिल्कुल, बिल्कुल। और आधा पर पूरनपोली भी करती है आयुर्वेद के हिसाब से। संक्रांति का दिन पूरनपोली बना ही लेंगे और घी से खाएंगा। ठीक ही बनाऊंगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद नीलिमा भाभी, आप हमारे साथ बने रहिए और आपके गीत सुनना चाहेंगे। जी जी बिल्कुल। हम आपके पास वापस लौट के आते हैं, आपके पॉइंट्स वापस लेते हैं। जी, जी हाँ जी। एक पॉइंट ये है कि खाना खाने के बाद तांबुल सेवन का भी आयुर्वेद में बहुत अच्छे से विधान है। जी पान खाना, जी जी क्योंकि वो पाचक बहुत होता है और हृदय के लिए भी बहुत अच्छा होता है। हम्म, तो वो हम चीज़ ऐड कर सकते हैं खाने में। हम्म, दूसरा, बच्चों को किशमिश रात को गला के खाने के लिए,
या कुछ और चिप्स वगैरह खाने के बजाय हम लोग उनको मखाने दे सकते हैं दोपहर में, या कुछ फ्रूट काट के दे सकते हैं। क्योंकि हम कभी-कभी देखते हैं कि कब खाएँ फ्रूट, टाइम नहीं रहता कई बार। तो इसलिए आफ्टरनून का टाइम बहुत अच्छा है उनके लिए, उनको खाने की चीज़ों में ये चीज़ें हमको ऐड करनी चाहिए। उनका रूटीन हमको सुधारना चाहिए। जी, ऐसा मेरा आप सबसे आग्रह है। और बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये भी है, एक पॉइंट में बीच में एक्चुअली मेरा पर्सनल वो है, क्योंकि मैं भी सब बड़े शहरों में रही हुई हूँ। जी, तो यहाँ पर वेस्टर्न टॉयलेट का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि कहीं पे भी अभी हम देखते हैं तो वेस्टर्न टॉयलेट ही बने हुए होते हैं। हाँ, हाँ। हाँ, अभी कोई हमको घुटने में कोई दिक्कत है या ऐसा, ठीक है, ओल्ड एज के कारण मतलब ठीक है वो बैठने के लिए। हुँ, लेकिन हम जो नई पीढ़ी को अभी हम ये आदत डाल रहे हैं, वो कहाँ तक सही है? हुँ, क्योंकि एक्चुअली वो बैठने का पोज़ीशन का बहुत अपना इम्पोर्टेंस होता है। हुँ, हुँ। उसका बहुत सही मतलब वो बैठने से क्या होता है कि कोई भी मल वहाँ पर संचित ही नहीं होती, पूरा पेट साफ हो जाता है। वो उस टाइप से स्ट्रक्चर बनता है कि मोशन अच्छे से निकलता है। अच्छा, तो ये चीज़ का हमको ध्यान रखना चाहिए। अभी मैं भी कहीं यहाँ पर कहीं ढूँढती रहती हूँ, मतलब कहीं पे भी हम नया-नया जैसे सिटी में महाराष्ट्र में भी रही हूँ काफ़ी टाइम, तो यहाँ पर अभी कहीं अवेलेबल ही नहीं रहते, वेस्टर्न टॉयलेट ही कहीं सब जगह मिलते हैं। जी। तो वो एक हमारा कंसर्न उस चीज़ में होना चाहिए, हुँ, क्योंकि हुँ। बच्चों को अभी से आदत पड़ती है वेस्टर्न टॉयलेट के लिए। अच्छा। कुछ एज अकॉर्डिंग कुछ प्रॉब्लम है तो ठीक है, हुँ, हुँ। तो हम उसको कंसीडर करते हैं, लेकिन बच्चों को तो एटलीस्ट आदत होनी चाहिए कि वो इंडियन टॉयलेट में बैठें, अच्छा, जी, जिससे उनका डाइजेशन अच्छा रहे, उनको ऐसे कोई डाइजेशन वाला प्रॉब्लम जो बच्चों को बहुत जल्दी शुरू हो जाती है आजकल, वो सब नहीं हो उनको। जी, जी, बिल्कुल। अगला पॉइंट मेरा है दिन में सोने का। एक्चुअली आयुर्वेद में बहुत अच्छे से मेंशन है, दिन में सोने का नहीं बोलते हैं, केवल ग्रीष्म ऋतु को छोड़ के। गर्मी के दिन लंबे होते हैं, इसलिए उस ऋतु में विधान है। नहीं तो दिन में सोने का नहीं बोला जाता है। हुँ, लेकिन यदि किसी को बहुत ज़्यादा आदत है तो थोड़ा कम सोना चाहिए। जैसे खाना खाने के बाद 2-3 घंटे सोते हैं ना, हुँ, हुँ। उस सब से बहुत दिक्कत आती है। हुँ। या हमारे में बहुत अच्छे से मेंशन है कि बैठे-बैठे झपकी लो। अच्छा, बैठे-बैठे झपकी लेने का बहुत अच्छे से बताते हैं कि अच्छा, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। अच्छा। हाँ, बैठे-बैठे झपकी लेने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि हम सो गए 2-3 घंटे के लिए, हुँ, हुँ, तो वो खाना हमने खाया, उसका कुछ डाइजेशन नहीं हो पाता है हुँ। और उससे थोड़ा स्वास्थ्य की दिक्कतें आती है। ये देखने में आता है, हाँ। हुँ। पर लेकिन जब फिर भी कुछ हैवी खाते हैं तब तो मन होता है जैसे बाटी हाँ, वो कहते हैं बाटी का मीणा चढ़ता है तो हाँ, वो एक्चुअली उस टाइम पे कफ बढ़ जाता है और क कफ हमेशा सुलाना मतलब नींद, आलस का वो लाता है। कफ का गुण होता है आलस। तो वो अच्छा, एक थोड़ा टाइम यदि हम निकाल दें ना तो फिर नींद नहीं आएगी। अच्छा। अवॉइड हाँ, करना लेकिन चाहिए तुरंत सोने को। हाँ, अवॉइड करना चाहिए थोड़ा। अगर हम कर पाते तो अच्छा है। बहुत लोगों को आदत थोड़ा रहता है कि रेस्ट करें, थोड़ा आदत यदि किसी का बहुत ज़्यादा है तो ठीक है, जी, लेकिन अवॉइड कर सकते हैं तो कर लेना चाहिए इस चीज़ को। अच्छा। अ, अगला पॉइंट ये है कि रात में जल्दी सोने के लिए हम बोलते हैं, अभी मोबाइल आ गया है तो थोड़ा मोबाइल का ये प्रॉब्लम है, तो थोड़ा आधा घंटा 1 घंटे पहले मोबाइल को साइड रख के सोना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या है कि मोबाइल देख के तुरंत सोते हैं, फिर कुछ देखा हमने तो वो दिमाग में चलता रहता है। नींद का प्रॉब्लम लेके अभी बहुत समस्या इस टाइप की आती है हाँ, कि नींद लेट आती है या अच्छे से नहीं आती है। तो वो एक चीज़ है कि उस चीज़ को हमको थोड़ा-सा उस चीज़ में हमको करना चाहिए। जी। बाकी ठीक है दीदी, मैं अपनी बात नीलिमा भाभी आप नीलिमा भाभी आपका आप वो प्रेज़ेंटेशन बंद कर दीजिए। नीलिमा भाभी आपका स्क्रीन प्रेज़ेंट हो रहा है, उसको बंद कर दीजिए। नीलिमा परसाई जी, तो अभी आज आपने डेली रूटीन बताया, सुबह उठने से लेकर के रात के सोने तक। जी, जी, आपने जी। सारी चीज़ें बहुत शॉर्ट में की हैं, हालाँकि ये बहुत बड़ा और विस्तृत विषय है। इसके ऊपर बिल्कुल, काफ़ी बिल्कुल। कुछ बोला जा सकता है, काफ़ी कुछ समझाया जा सकता है और मुझे लगता है जितनी बहनें हैं, वो या तो माँ हैं या दादी हैं या नानी हैं, तो उनको ज़रूर से बहुत लाभ मिला होगा। तो अभी हम क्वेश्चन आंसर्स ले लेते हैं। जी, जी। बहनों ने प्रश्न लिखे हैं।
नीलिमा परसाई जी, आप सुन पा रही हो तो अपना स्क्रीन शेयर बंद कर दीजिए। आप लोग एक बहुत एक अच्छी जानकारी, जी जी आशा दीदी। बहुत अच्छी जानकारी मिली स्वाति जी। बहुत मेन जो चीजें आपने बताई और धन्यवाद। वाकई बहुत अच्छी रही। और इसके लिए वीणा को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतने अच्छे समाज से हीरे चुन चुन के हमको बातें समझाती हैं। बहुत जी बहुत धन्यवाद। बहुत आभार दीदी। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। जैसा आपने बोला ना कान में तेल डालने का, तो डॉक्टर लोग तो नहीं बोलते हैं, जी जी जी। तो वो क्या सही है वो? नहीं, वो एक्चुअली वही है, अपनी अपनी एक सिद्धांत रहते हैं। जैसे हम लोग राजनीति में भी देखते हैं, अलग अलग पक्ष रहते हैं। तो आयुर्वेद के हिसाब से ये सही है, क्योंकि आप देखिए पुराने समय में भी देखिए ना, आप बच्चे कभी रोते थे, छोटे बच्चे, कई बार कुछ पता नहीं चलता कि क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, तो हम लोग क्या करते थे, कान में थोड़ा तेल डाल देते थे तो बच्चा सो जाता था। हमारे दिमाग में इतना ऐसा मॉडर्न का थोड़ा सा इतना हो गया है कि हमको डर लगता है, आपको नहीं सबको लगता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। कान एक्चुअली ये जगह सब आकाश महाभूत, जैसे हमारा पूरा शरीर पंच महाभूत से बना हुआ है। तो जहां पर भी खाली स्थान है, जैसे कान का हुआ, नाक के बीच में हुआ, तो ये सब आकाश महाभूत का स्थान है, वात महाभूत का स्थान है। तो यहाँ पर वात को कम करने के लिए, वात से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम के लिए हम तेल का यूज कर सकते हैं। इसलिए धन्यवाद। कानों में भी तेल डालना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कंडीशन ये है कि कुछ प्रॉब्लम ना हो, कान की कोई डिसीज ना हो। जैसे कोई कभी कभी कान में बोलते छेद हो जाना, मेम्ब्रेन कभी कभी रप्चर हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि उससे कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, तो तेल डालने से कुछ इन्फेक्शन हो सकता है। तो मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से मुझे लगता है इसीलिए वो लोग सतर्क करते हैं कि आप कान में तेल मत डालिए। बाकी तो कान में तेल में डालने से कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि हमारा तो ट्रीटमेंट का एक प्रोसीजर होता है। यदि किसी को कर्णनाद, जो कानों का प्रॉब्लम है, एक अजीब सी आवाजें आती है कई बार, जैसे नॉर्मल हम बैठे हैं तो भी उनको घंटी बजने की आवाज सुनाई देगी या कुछ, तो हमारा ये ट्रीटमेंट का प्रोसीजर होता है ये एक, कि हम कान में कर्ण पूरण बोलते हैं उसको, कर्ण पूरण। हाँ, तो ये कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। मेरे ख्याल से आजकल जो मिक्स आता है ना तेल, उसके कारण शायद डॉक्टर्स मना करते होंगे, इसलिए बोलते हैं क्योंकि बच्चों को, अभी बराबर है। हाँ, क्योंकि अभी बीच में तो ये हो गया था कि 75% मूंगफली के तेल में 25% सोयाबीन मिलाते हैं। तो सोयाबीन क्या है, हमारे तो उसमें था ही नहीं, मतलब ये एक नई चीज चालू हुई है, तो शायद वो ये चीज हो नुकसानदायक हो। सकती है, ये चीज भी एक रीजन है। जैसे दूध के लिए भी, अब दूध हम हमारे आयुर्वेद में तो दूध को अमृत बोलते हैं, लेकिन वो अमृत बचा नहीं है ना अभी, ये प्रॉब्लम हो जाता है। सही। अगला प्रश्न बहुत बढ़िया जानकारी। सबका है जी। भैया पूछ रहे हैं, सुबह का बचा खाना शाम को खाएं तो क्या वो बासी कहलाएगा? ताजा खाने के लिए बोलते हैं, तुरंत बना के तुरंत खाइए, बल्कि दोबारा गर्म करने के लिए भी नहीं मानते, अच्छा। दोबारा गर्म करने को भी अच्छा नहीं मानते। इसीलिए मतलब ताजा बना के खाएंगे तो वो सुपाच्य रहता है, खाने उसको पचने में कोई दिक्कत नहीं आती है। अच्छा 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 जी। बहुत धन्यवाद स्वाति जी। अगला प्रश्न है कल्पना उपाध्याय जी का। आप पूछ रही हैं कि हड्डियों की कमजोरी को कैसे दूर किया जाए? इसके लिए मुझे थोड़ा आपकी हिस्ट्री लेना होगा, लेकिन हड्डियों की कमजोरी के लिए क्या है ना, कैल्शियम की जितनी भी चीजें हैं जो हम खाने में, जैसे दूध बोलेंगे, दूध, गर्म दूध, हल्दी डाल के आप पी सकते हो, इस टाइप की चीजें हमारे ऐसे में मेडिसिन का एक्चुअली यहाँ पे ऐसे प्लेटफॉर्म पे मैं आपका बिना हिस्ट्री लिए नहीं बोलना चाहूंगी, लेकिन आयुर्वेद में अस्थि पोषक वटी आता है, जैसे वो अच्छा है, मतलब उसमें सारा कैल्शियम का है, प्रवाल, मुक्ता, ये सब है। तो थोड़ा अच्छे से आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखा के कि क्या मतलब डाइजेशन में कुछ है या प्रॉब्लम या कहाँ है, पूरा हिस्ट्री लेके वो आपको बता सकते हैं कि क्या कमजोरी हो रही है। दूसरा ये कि आप ऑयल एप्लीकेशन कर सकते हैं, हड्डियों की मजबूती के लिए ही है, रहता है।
वो आप कर सकते हैं वो, क्योंकि किसी भी, हाँ कोई दिक्कत नहीं। आप थोड़ा ऑयल गरम करिए और जॉइंट पे मसाज करिए, ओके, ये आप कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद स्वाति जी। प्रीति काश्यप जी का सवाल है अगला। वो पूछ रही है कि रात को दूध पीने से गैस की प्रॉब्लम होती है, तो क्या करना चाहिए? और कफ के लिए सौंठ या हल्दी ले लेते हैं, पर गैस ना हो उससे। अब वो एक कुछ कंडीशन ऐसा हो सकती है, किसी को दूध सूट नहीं होता है, नहीं जी। तो आप शुंठी चूर्ण यदि डालेंगे दूध में तो वो दूध थोड़ा पाचक हो जाता है, उससे गैस की समस्या नहीं होगी। या फिर हो सकता है आप लेट खाना खाते होंगे, और ऐसा हो सकता है कि यार लेट खाना खाने के बाद भूख उतना नहीं है, फिर हमने वापस दूध पी लिया, इससे भी गैस हो सकता है। अगर खाने और दूध में थोड़ा अंतर रख देंगे, यदि हमने 6-7 बजे खाना खा लिया फिर रात में दूध पिया, अच्छा। तो ये समस्या नहीं होगी। या कुछ कंडीशन में हो सकता है आपको सूट ना होता हो। हम्म। सोने के 1 घंटे पहले पीना चाहिए दूध, ऐसा कहते हैं। हाँ हाँ हाँ। जी, तो ये खाने से दूध पीने के बीच का गैप कितना होना चाहिए मिनिमम? ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन 6-7 बजे खाना खा 9-10 बजे तक आप दूध पी सकते हैं, तो हम 11 बजे तक सोने भी जा सकते हैं। से कम 2 घंटे का तो रखना है। हाँ 2 घंटे का थोड़ा पचने में जी। फिर डिपेंड करता है हमने रात में क्या खाया, उस हिसाब से बहुत सारी चीजें हैं उसमें। अच्छा। जी, जी। वो पर्सनलाइज्ड हो जाएगा फिर आपको, जैसा रोगी है हाँ हाँ से फिर आपको बात। जी, आयुर्वेद में एक्चुअली क्या बोला है कि हर एक इंसान हमारे लिए अलग है, नया है। मतलब एक प्रॉब्लम किसी को होगी, हर एक की प्रकृति अलग है। जी। ये हाँ, कोई भी एक मतलब प्रोटोकॉल नहीं है मेंशन हाँ। आयुर्वेद में, हाँ कि आप ये दे सकते हो। मुझे हर एक इंसान को देखना होगा कि पूरा सुबह से लेकर शाम तक उसका रूटीन पूछना होगा कि क्या, हाँ वो सब देख के हम लोग मेडिसिन देते हैं। जी, जी, जी। अगला प्रश्न है सुधा साकल्य दीदी का। आप कह रही हैं कि आपको पित्त की तासीर है और मसल्स में हमेशा दर्द रहता है, तो क्या हाँ, पित्त के लिए आप ये एक प्रयोग कर सकते हैं कि रात को आप 1 कप पानी में 1 चम्मच धनिया पाउडर, सूखा धनिया, आधा चम्मच जीरा और मिश्री होता है, वो थोड़ा यदि डायबिटीज ना हो तो मिश्री होता है, वो डाल के आप रात को गला के रख लीजिए। सुबह छान के सबसे पहले वही पीजिए। अच्छा। तो धनिया बहुत ही ठंडा प्रकृति धनिया की मानी जाती है, और ऐसा आप कई दिनों तक करेंगे तो आपकी बॉडी की हीट कम हो जाएगी। अच्छा। अच्छा, जी। ठीक है। ये आप करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। और थोड़ा जीरा घी कितना यदि कितना? खाने में 1 जीरा। चम्मच धनिया, 1 हाँ, चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच जीरा, अच्छा। और और थोड़ा थोड़ी सी मिश्री। मिश्री। मिश्री भी शीत बहुत होता है, मिश्री का गुण भी शीत होता है। अच्छा, क्योंकि तो वो अक्सर मेरे को आप मसल पेन रहते ही हैं, मतलब जरा कुछ भी खट्टा खाया या कोई भी मतलब खटाई से मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। टमाटर भी मुझे नुकसानदायक हो जाता है, मसल पेन होने लगते हैं, कमर, हाथ, कंधा, ये जी, सब। तो मैं तो जरूर करती हूँ। हाँ आप ये एक प्रयोग करके देखिए, और तेल बॉडी में मसाज आप करके देखिए, उससे आपको ये मसल पेन मुझे लगता है जा सकता है। आप रोज कंटिन्यू करेंगे ना, 7-8 दिन भी आपने अच्छे से कर लिया हाँ, हाँ, तो नहाने के पहले। नहाने के पहले 1-1.5 घंटा तेल को हमको रखना है, ताकि अच्छे अच्छा, से वो पूरे पोर्स में चले जाए। उसके बाद थोड़ा गर्म पानी से नहाते हैं तो वो क्या, स्टीम भी हो जाता है, स्नेहन भी हो जाता है, स्वेदन भी हो जाता है। अच्छा। अच्छा, जैसे मैं सुबह में गर्म पानी पीती हूँ तो मेरे को मोशन बजाय अच्छे होने के, और मेरा मतलब मोशन में दिक्कत होने लगती है गर्म पानी पीने बराबर से। है, क्योंकि आप बोल रहे ना आपका पित्त प्रकृति है, आप बोल रहे हाँ, ना, तो नॉर्मल पीजिए पानी। आप नॉर्मल पियेंगी तो नॉर्मल। शायद आपको अच्छा लगेगा। हाँ, मैं नॉर्मली अगर हाँ जैसे हाँ ठंड में आप, या कोरोना की वजह हाँ से शुरू किया था मैंने गुनगुना पानी पीना, तो मेरे को जी मोशन जी की प्रॉब्लम होने लगी थी, पेट साफ नहीं होता था। कि जैसे नॉर्मल शुरू हाँ, किया पानी में, ठंडा ही रोज का जो अपना रूटीन है वो पीती हूँ, तो मुझे फिर ठीक होता है मोशन। नहीं नहीं बराबर है आपकी बात, वो अकॉर्डिंग टू प्रकृति रहता है। आप बोल रहे हैं आपका पित्त है, यानी कि थोड़ा सा हिट है बॉडी में, तो वो गर्म हाँ, पानी हाँ, आपको सूट नहीं होता होगा, आप नॉर्मल पीजिए। वो थोड़ा क्या, हाँ, हर एक इंसान अपना प्रकृति खुद थोड़ा तो एनालाइज हम लोग कर लेते हैं कि हमको क्या हाँ, चीज हाँ, सूट होता है क्या, वो आप कंटिन्यू करिए, अच्छा है वो। हाँ, हाँ। साकल्य जी अच्छा, को कम शक्कर भी डांटा पित्त करो। को बढ़ाती है क्या? शक्कर पित्त बढ़ाती है? शक्कर या मीठा?
नहीं, मीठा एक्चुअली शक्कर इतना अच्छा नहीं है। मिश्री वगैरह हम जो खाते हैं, शक्कर जैसे बोलते हैं ना व्हाइट चीज़ें, अभी नमक इतना अच्छा नहीं आ रहा है, शक्कर इतनी अच्छी नहीं आ रही है। हम्म तो हम जितना अच्छे फॉर्म में हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कोशिश करें गुड़ यूज़ करें, हम्म। तो अच्छा है हमारे हेल्थ के लिए। बाकी मिश्री शक्कर की जगह ऐसा मैं आवाज गुड़ चली डालूं गई क्या? वैसे। नहीं, उसमें तो आप मिश्री डालिए, किसी मिश्री की अच्छा आवाज है। आ रही शक्कर हेलो? अच्छा अच्छा। बाकी लोग म्यूट रखिए प्लीज। मिश्री अच्छा है। शक्कर में छोटे-छोटे दाने जो हाँ वाला बोल रही है ना, वो शक्कर बोलना चाहती हूँ मैं। मिश्री तो अच्छा है, मिश्री अच्छा कोई अच्छा। दिक्कत नहीं है। हाँ, ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगला प्रश्न आरती शर्मा जी का है। आरती जी ने पूछा है कि उन्हें गैस बहुत बनती है और डकार बहुत आती है और हर चीज के खाने के बाद ऐसे ही होता है, तो उसको क्या किया जा सकता है उसको? हाँ, मैं अपना नंबर दूँगी अगर ऐसा है तो आप मुझे अच्छे से हिस्ट्री दे दीजिए आपका, तो हाँ, मैं कुछ मेडिसिन आपको सजेस्ट कर सकती हूँ। कुछ तो खाने में ऐसा हो रहा होगा या एक बार कुछ इम्बैलेंस हुआ है वात का। जब भी डकार आती है तो एक्चुअली वात का काम होता है नीचे से निकलना है, अपान वायु जो हम एक बोलते हैं। अगर वो नीचे से नहीं निकल पा रही है, आपके डाइजेशन में कुछ तो इश्यू होगा, तभी वो नीचे से नहीं निकल पा रही है और ऊपर से निकल रही है। जी। हाँ, तो मैं अच्छे से आपको सजेस्ट कर दूँगी। हम्म, जी। थैंक यू अ, जी दीदी। थैंक यू। सुषमा शर्मा जी का सवाल है कि मामी जी आप खुद ही पूछ लीजिए। मेरा ये सवाल है कि जैसे सिकाई करने के लिए आयुर्वेद में मना करते हैं और अपने इसमें एलोपैथिक में हाँ कहते हैं कि सिकाई करो। जैसे मेरे घुटनों में बहुत तकलीफ होती है, जी, तो जी। उसमें सिकाई करने का बोलते हैं, तो क्या सही है? आयुर्वेद में मना करते हैं तो नहीं, नहीं, उसके मना लिए मना तो नहीं करते। मतलब क्या सिकाई किस टाइप की करना चाहते हैं? तो देखिए एक्चुअली घुटने 2 में बहुत सिका दर्द हो रहा है, शीत है, तो गर्म पानी की सिकाई या हिट पेट से सिकाई करना, तो ये कहाँ तक उचित है? हड्डियों की सिकाई मतलब मेरा कहने का मतलब हाँ, हाँ, हाँ। मतलब क्या है कोई भी जॉइंट पेन एक्चुअली जॉइंट पेन में भी अलग-अलग वो रहता है। जैसे अम्पत है, आपको पता है रूमेटाइड आर्थराइटिस है या ऑस्टियो आर्थराइटिस है, वो डिपेंड करेगा। आपका थोड़ा मतलब देखना पड़ेगा कि कौन-सा है। आपको नॉर्मल दर्द आपकी प्रकृति के अकॉर्डिंग मुझे ऑस्टियो आर्थराइटिस लग रहा है क्योंकि स्वेलिंग वगैरह नहीं रहता होगा हल्का जॉइंट में। है स्वेलिंग स्वेलिंग रहता है अच्छा। और ठंड में बढ़ गया है। हाँ हाँ, हाँ, हाँ। तो सिकाई का तो नहीं बोलते एक्चुअली सिकाई के भी अलग-अलग टाइप है। उसमें कुछ होता है कि वाष्प सिकाई होती है। हाँ कुछ ड्राई हम बोलते हैं। जैसे हम यदि किसी कपड़े से करते हैं या रेत की पोटली से करते हैं या नमक की पोटली से करते हैं, तो वो ड्राई सिकाई में आ जाता है। तो ऑयल एप्लीकेशन करके आप सिकाई कर सकते हैं। जी, वही मेरा प्रश्न था। हाँ, हाँ, धन्यवाद। हाँ। नहीं हाँ, उसमें एक्चुअली हम लोग अलग-अलग टाइप की हमारे इसमें एक्चुअली स्वेदन मेरा एक्चुअली सब्जेक्ट ही पंचकर्म है, तो वो सिकाई के भी बहुत टाइप रहते हैं। कुछ एक नाड़ी स्वेदन रहता है, जो कुकर से निकलता है भाप, एक वो सिकाई होती है। एक हम स्वेदन पेटी में बैठते हैं, एक वो सिकाई होता है। एक पोटली बनाते हैं, रेत की या नमक की पोटली बनाकर उससे सिकाई करते हैं। तो थोड़ा हमको एनालिसिस करना होता है कि ये जॉइंट पेन किस टाइप का है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आपको कौन-सा स्वेदन करना चाहिए। जैसे मेरे घुटनों में बहुत पेन होता है, हाँ, हाँ। मतलब गैप आ रही है, तो उसमें तकलीफ होती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? आयुर्वेदिक इसका इलाज है कुछ? हाँ, नहीं इलाज है, बिल्कुल है। आप मैं मुझे अच्छे से पूरा आपका हिस्ट्री वगैरह बताएँगे ना तो मैं हेल्प कर पाऊँगी, बिल्कुल हेल्प कर पाऊँगी। जी जी है ना? जरूर 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 पूछूंगी एक मैं मिनट जरूर। में एक मिनट में पूछ रही थी कि कई लोग बोलते हैं बर्फ में सिकाई करना आयुर्वेद में, तो वो सही है क्या? हेलो। बर्फ की सिकाई एक्चुअली वो कांसेप्ट हमारा नहीं है, आयुर्वेद का नहीं है। बर्फ की सिकाई भी होती है। जी। वो कांसेप्ट आयुर्वेद में तो नहीं है। हम लोग एक्चुअली सिकाई मतलब गरम कोई चीज़ से ही करते हैं। अच्छा, नहीं मेरे को कोई आयुर्वेदिक जैसे नाड़ी वैद्य होते हैं ना, तो हाँ, ऐसे कुछ हाँ। बोलते थे कि पानी और या जैसे आप कैसे करते हो गर्म पानी के बदले बर्फ से करना चाहिए, तो ब्लड जमता नहीं है। मतलब बर्फ को कैसे वो भी एक कोट कांसेप्ट है, अगर वो कांसेप्ट है वैसा। वो एक्चुअली तो फिजियोथेरेपी वगैरह में वो कांसेप्ट रहता है। अभी आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया तो उनके कुछ अनुभव में आया होगा। कई बार क्या होता है ना कुछ चीज़ अनुभव के नाड़ी अकॉर्डिंग वैद्य में होते हैं,
पुराने नाड़ी वैद्य जो हाँ होते हैं ना, वो लोग बोलते हैं पुराने नाड़ी वैद्य। जैसे जबलपुर में जो लोग थे हम लोग, तो नाड़ी हाँ वैद्य यही हाँ बोलते थे कि गर्म पानी से जैसे बहुत हार्ड करते हैं उसके मतलब बर्फ को कुछ लपेट के उससे करना चाहिए, तो ब्लड जमता नहीं। नहीं ठीक है ना, तो वो भी ठीक है, वो गलत तरीका है ऐसा नहीं बोल सकते। अगर आपको अच्छा लग रहा है उससे तो आप कर सकते हैं। अच्छा, जी। ठीक है। अगला सवाल हम लेते हैं कृष्णा पगारे जी का। कृष्णा मौसी। इन्होंने पूछा है, मुझे नारियल का तेल सुबह लेने को कहते हैं, क्या मैं ले सकती हूँ? कृष्णा मौसी जी आप हैं अगर ग्रुप में आप मीटिंग में हैं तो आप अपना सवाल खुद पूछ लीजिए। नेट बंद हो गया था। नर्मदे है जी आज स्वाति में मौसी असंतो जी जी मौसी जी और मौसी मुझे पहचान गई मैं। हाँ खुश रहो बेटा। मुझे सुबह सुबह ना 1 चम्मच तेल का बोला है, शुद्ध नारियल का तेल लीजिए, घुटनों में अच्छा रहेगा, तो ले सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, आप ले सकते हैं। बस आपका थोड़ा डाइजेशन आप प्रॉपर रखेंगे ना तो उसके बाद शुरू करिए। अच्छा, हाँ क्योंकि तो हमारे पहले से इसमें एक्चुअली हाँ ले सकते हैं आप, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि कहीं भी स्नेहन बॉडी में कम हो रहा है ना तो हम लोग सजेस्ट करते हैं ऐसा। इसके प्योरिटी का क्या रहता है बेटा, कैसा क्या नारियल का तेल, मतलब हर जगह शुद्ध तो हाँ मुझे ये थोड़ा प्रॉब्लम आता है, कोई अच्छी कंपनी का या कहीं पे घानी का तेल जैसे मिलता है ना, तो नारियल का तेल भी आपको कहीं पता हो कि हाँ यहाँ अच्छा मिलता है शुद्ध यदि हो तो आप ले सकते हैं। गर्म पानी में थोड़ा 1 चम्मच डाल के आप लेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद बेटा, बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हो वीणा बेन, तुमको भी बहुत धन्यवाद। जी मासी जी धन्यवाद। जी स्वाति जी, अब हम अभी हमारे पास और सवाल हैं। श्रुति साकल्य जी पूछ रही हैं कि दूध और गुड़ का कॉम्बिनेशन कैसा होता है? गुड़ की खीर या गुड़ की चाय सही है क्या? ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, वो कॉम्बिनेशन एकदम सही है। मतलब कुछ लोग खीर भी, जैसे साउथ में भी खीर गुड़ में गुड़ की बनाई जाती है, जैगरी डालते हैं वो लोग ग्रीन गुड़ तो वो डालते हैं, सही रहता है ना? जी सही रहता है। गुड़ की चाय हम पहले भी देखते थे, पहले भी गुड़ की चाय पीते थे पहले के लोग, हाँ शक्कर तो बाद में। हाँ जी 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 पर दूध फट जाता है, अगर गरम ज्यादा में डाल दो गुड़ तो फट जाता है। पहले पानी और गुड़ थोड़ी उबाल लो। पहले गुड़, हाँ वही उसका पहले वो उबाल के फिर बाद में दूध डालिए। वो उबलने से उसकी तासीर नहीं बदलती। नहीं 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 बदलेगी। जी हाँ क्योंकि वह ठंडे में ठंडा और गरम में गरम होता है ना, इसलिए पूछ रही थी। नहीं गुड़ अच्छा है, जैविक गुड़ गुड़ की, हाँ जैविक गुड़ की चाय हम लोग पीते हैं, बहुत अच्छी लगती है। हाँ हम नहीं, लोग जैविक हमारे गुड़ ये ही यूज पीते करते हैं हैं और तो उसकी चाय फटती भी नहीं है उसकी चाय, जैविक गुड़ की। हम लोग वो हम मधुरम लोग वही यूज यूज करते करते हैं, तो उसमें कभी कभी हो जाता है ऐसा कि थोड़ा ज्यादा गर्म रहा अगर चाय और उसमें गुड़ डाला। उबालते नहीं है हम, क्योंकि कोई बोलता है कि उबालो तो उसकी तासीर और गर्म हो जाती है, तो हम लोग बनाने के बाद उसमें डाल के और घोल के पीते हैं, तो उसमें कभी कभी फट जाता है। ये मधुरम कैसा है, जो गुड़ मिलता है ना आजकल पाउडर जैसा? गुड़ का वही है, थोड़ा देशी गुड़ हमको थोड़ा सर्च करके अच्छा गुड़, क्योंकि क्वालिटी तो क्या हर चीज में आजकल यही प्रॉब्लम आता है, तो जहाँ हमको पता है कि अच्छी क्वालिटी का मिलता है वो यूज करना चाहिए। जी चलिए अगला पतंजलि पतंजलि सवाल काशिफ जी का। आकांक्षा डालके जी आप म्यूट रखिए प्लीज। गरिमा काशिफ जी का सवाल है कि मेरा बेटा 9 साल का है, उसको देर रात को भूख लगती है जिससे उसका वजन बढ़ रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? हो सकता है उसको आप क्या है उसको थोड़ा देखना पड़ेगा, हिस्ट्री पूरा लेना पड़ता है एक्चुअली। मैं वही ऐसे मतलब आयुर्वेदिक ये प्रॉब्लम है कि एकदम मैं आपको नहीं बता सकती कि हाँ ये ले लीजिए। उसका वजन बढ़ रहा है तो कहीं कहीं। हाँ हेलो। हाँ 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 मेरा बेटा है वो, मतलब उसको 9 बजे हम लोग खाना मतलब
देते हैं ताकि उसको रात को भूख नहीं लगे। बाकी घर के लोग हम सब 7 बजे तक खा लेते हैं खाना, तो उसको 9 बजे तक भी मैं देती हूँ तो उसको 11 बजे तक फिर भूख लग जाती है वापस। और उससे क्या वेट गेन हो रहा है। कोशिश मैं पूरी करती हूँ कि उसको बिल्कुल हल्का देती, पर फिर भी वेट गेन हो रहा है और उसको भूख ना लगे उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? नहीं, वो एक चीज़ है कि वो कहीं न कहीं कृमिजन्य बच्चों में बहुत रहता है ये प्रॉब्लम। जी। कई बार बच्चे बहुत मीठा खाते हैं, मीठा भी उसको शायद पसंद है क्या? इस टाइप का कुछ देखने में मिला है आपको? हाँ, तो आप कृमि है मतलब ये वर्म्स जो बोलते हैं ना वर्म्स की चिकित्सा आप करिए। एक बार एलोपैथिक हम लोग क्या करते हैं, एक बार एलोपैथिक में भी हम देते हैं। आप लिक्विड आता है एक, वो 7 दिन के अंतराल में 2 बार हाँ, वो आप दे सकते हैं। उसके बाद कुछ आयुर्वेदिक जैसे विडंगारिष्ट आता है, विडंगासव आता है। जी। मैं आपको बता दूँगी और उसको रात को 2 चम्मच थोड़ा आधा कप पानी लीजिए वार्म और उसमें 2 चम्मच डाल के रात को पिलाइए। थोड़ा आप डेली करेंगे ना, कृमि जब बच्चों में रहता है ना तो इस टाइप के सिम्पटम मिलते हैं। कभी उल्टा सोता है, इस टाइप का कुछ देखने में मिला आपको? उल्टा हाँ, सोता उल्टा हो? भी सोता है कभी-कभी। हाँ। या लार निकलती हो फेस से? नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, मतलब इस टाइप का कुछ चीज़ें मिलती है ना तो हम लोग कृमिजन्य उसको मानते हैं। और ये बार-बार भूख लगना वो एक सिम्पटम हो सकता है कृमि का। तो एक विडंगारिष्ट या विडंगासव मिलता है, आप और मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा तो मैं अच्छे से बताऊँगी। तो ये आप शुरू करेंगे ना तो देखना ये आपको मिलेगा, रिज़ल्ट मिल जाएगा आपको। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जी, थैंक यू। ओके। जी। चलिए स्वाति जी एक ब्रेक लेते हैं और नीलिमा भाभी जी को फिर से आमंत्रित करूँगी मैं, नीलिमा परसाई जी। जी। जी भाभी, अब की बार आप कुछ फ़िल्मी गीत सुना दीजिए। आप म्यूट है भाभी। हेलो, जी, आ रही है आवाज़। बहुत स्वागत है आपका। मैं एक भजन सुना रही हूँ। जी, जी। एक भक्ति की विनती है, मैं भगवान से किस प्रकार कह रही हूँ। जी। जन्म जन्म का दुखिया प्राणी आया शरण तिहारी, आया शरण तिहारी। जन्म जन्म का दुखिया प्राणी आया शरण तिहारी, आया शरण तिहारी। कदम कदम पर घोर मुसीबत, सर पे विपदा भारी, मेरे सारे संकट हरना, शरण पड़े की रक्षा करना। तुम बिन मेरा इस दुनिया में कोई नहीं हितकारी, आया शरण तिहारी। उठी है चारों ओर से आगी, बुझे न दीपक मेरा, मेरे जीवन की कुटिया में छान जाए अंधेरा, तेज हवा से इसे बचाना, दुनिया में बलकारी, आया शरण तिहारी। ध्रुव सी मुझको भक्ति देना, अभिमन्यु से शक्ति देना, वीर करण सा मुझे बनाना, दुनिया में बलकारी, आया शरण तिहारी। जन्म जन्म का दुखिया प्राणी आया शरण तिहारी, आया शरण तिहारी। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। जी स्वाति जी, अभी हमारे सवाल तो सारे हो चुके हैं।
कल्पना उपाध्याय जी जिन्होंने हड्डियों की मजबूती के लिए बात की थी, तो उन्होंने मालिश के तेल का पूछा है कि कौन सा तेल लिया जा सकता जी तेल शीर बला तेल या सहचरादी तेल मिलता है, बला तेल मिलता है। एक्चुअली वो भी हम थोड़ा अकॉर्डिंग टू कंडीशन सजेस्ट करते हैं। बहुत सारे तेल आते हैं आयुर्वेद में। है। जी। तो आपको यदि स्वेलिंग वगैरह नहीं है, अगर जॉइंट में अकड़न ज़्यादा है, तो आप सहचरादी तेल ले सकते हैं। यदि स्वेलिंग नहीं है और कमज़ोरी लगती है, तो बला तेल ले सकते हैं, शीर बला तेल ले सकते हैं। कोई भी ऑयल को थोड़ा गरम करके, वार्म करके लगाइए, तो उससे पेनिट्रेशन पावर अच्छा बढ़ जाता है। और अच्छा लगाइए, थोड़ा ऐसे ड्रॉप वगैरह नॉर्मल नहीं, अच्छे से मालिश करना है। थोड़ा ज़्यादा अच्छे से लेके, अच्छी क्वांटिटी में लेके फिर मालिश करना है। प्रेशर का मैं नहीं बताऊँगी, क्योंकि प्रेशर क्या आता है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम देखते हैं। आप बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाएँ, ऐसा नहीं सजेस्ट करूँगी मैं। आप बस अच्छे से लगा लिए, जितना आपको सहन होता है। वो एक्चुअली सबकी अपनी-अपनी शक्ति रहती है। हाँ, तो उस हिसाब से आप करिए। ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद। स्वाति जी, मालिश की बात हुई है, तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि जो छोटे बच्चे होते हैं, उनकी मालिश के लिए शिशु जो होते हैं, न्यूबॉर्न, तो जी, उनके लिए जी। बेस्ट तेल कौन सा होता है? क्योंकि वो भी मुझे लगता है कि हर बच्चे को हर तेल सूट नहीं करता शायद। हाँ, सूट नहीं होता है, सूट नहीं होता है। इसीलिए बादाम का तेल, नारियल तेल या शीर बला तेल, थोड़ा एकदम ज़्यादा छोटे बच्चे हो जाते हैं, तो कई बार गर्मी में हम देखते हैं कि उनको थोड़ा कुछ रेड रैशेज़ टाइप हो जाते हैं। जी। तो हिमालय का तेल भी अच्छा है, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा रिसर्च करके ये चीज़ बनाते हैं। तो वो हर एक बॉडी पे सूट होता है हिमालय का तेल। फिर थोड़े बड़े होने के बाद शीर बला तेल हम लगा सकते हैं, क्योंकि वो पोषण अच्छा करता है बॉडी को, मसल्स को मजबूत करता है। ये हम और नारियल तेल थोड़ा हर एक स्किन पे सूट होने वाला तेल है, तो नारियल तेल से भी कर सकते हैं। दूसरी चीज मैं ये पूछ रही थी कि शहद कौन सा सबसे अच्छा होता है? इसका एक्चुअली कारण ये है कि जब बच्चे होते हैं तो हमारे यहाँ पांचवें दिन उनकी जीभ पर ओम लिखा जाता है, तो उसके लिए शहद से लिखा जाता है। लेकिन आजकल डॉक्टर्स मना करते हैं कि आप नहीं करो, क्योंकि शहद की प्योरिटी का कुछ कंफर्म नहीं है। तो कौन सा हाँ, शहद लेना चाहिए? हाँ, वो थोड़ा समस्या है मेरे लिए भी, क्योंकि आयुर्वेदिक भी कुछ भी सजेस्ट करूँगी तो मुझे भी पता नहीं कि वो फिर भी पतंजलि का यूज़ करती हूँ मैं। पतंजलि, डाबर, वैद्यनाथ ये ठीक है। जी। इनका आप कोई सा भी ले सकते हैं। क्योंकि क्या है कि बाकी सब चीज़ों में जैसे हम कुछ बता नहीं सकते, वैसे शहद का भी है, लेकिन बाकी सब चीज़ें भी हम धीरे-धीरे बॉडी हमारा कर लेता है। वैसे शहद का भी है, इतना बुरे नहीं रहते, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत तो इन लोगों सभी में कुछ मिलावट तो रहती ही है। जी। ये फिर भी पतंजलि का अच्छा है, पतंजलि, डाबर का अच्छा ब्रांड है। का ही यूज करें उसके लिए। हाँ, क्योंकि ये पुरानी कंपनी है, डाबर, वैद्यनाथ भी पुरानी कंपनी है, पतंजलि भी अच्छी है, उसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है बीच-बीच में, दिक्कत आती है। जी। जी। गरिमा काशिफ जी ने एक बहुत ही कॉमन सा सवाल पूछा। मुझे लगता है हर लेडी के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है कि बढ़ती उम्र में ऊर्जा की कमी होती है और थकान सी लगने लगती है। तो ये एक बहुत बड़ा टिप हो जाएगा आज आपकी तरफ से सभी को, हाँ, क्योंकि सभी लोग ये हाँ। महसूस करते हैं धीरे-धीरे जैसे-जैसे ढलती जाती है तो हमारी एनर्जी लेवल कम होता जाता है। मतलब सोचते हैं कि आज कभी हम 25 साल की उम्र में सोचते हैं कि 4 कमरे तो चारों कमरे साफ हो जाते हैं, और फिर धीरे-धीरे लगता है एक कबर्ड खोल ली तो शाम तक पूरी नहीं होती। तो ये एनर्जी लेवल धीरे-धीरे डाउन होने लगता है। तो उसके लिए आपकी हाँ। तरफ से क्या टिप रहेगा? हाँ, मैं एक मेडिसिन भी बताऊँगी, लेकिन मेडिसिन से ज़्यादा मुझे लगता है कि योग यदि हम करें मॉर्निंग में, जी। तो वो सब प्रॉब्लम को सॉल्विंग है। जैसे अनुलोम-विलोम या ओम उच्चारण करते हैं, तो उससे क्या हार्मोनल हार्मोन सारे बैलेंस में रहते हैं हमारे। हाँ, दूसरा एक शतावरी आता है मेडिसिन, वो महिलाओं के लिए टॉनिक है। अच्छा। महिलाओं के लिए टॉनिक है, तो शतावरी कल्प करके आता है। वो स्वीट टेस्ट होता है उसका, इसलिए वो दूध में जब भी मिलाएँगे तो अलग से शक्कर डालने की ज़रूरत नहीं है। वो आप थोड़े दिन ले सकते हैं। जी। वो थोड़े दिन ले सकते हैं, आपको हेल्प मिलेगी उससे, डेफ़िनेटली मिलेगी, क्योंकि वो महिलाओं के लिए टॉनिक माना गया है। यही एक चीज़ यही बोलना चाहूँगी कि कोई भी चीज़ आप लगातार मत करिए। 1-2 महीने करके आप रुक जाइए थोड़ा, रुकिए, थोड़ा गैप करिए, फिर आपको कैसा लगता है, फिर आप ले सकते हैं।
कोई भी मेडिसिन जैसे हम लोग भी सजेस्ट करते हैं तो एक लगत पेशेंट को नहीं बोलते लेने के लिए, थोड़ा गैप करके फिर आप लीजिए। पर शतावरी आप ले सकते हैं, उससे बहुत अच्छा रहेगा आपको। जैसे बोर्नविटा वगैरह बोलते हैं आजकल, हेल्थ ड्रिंक जो भी ऐड आते हैं, उससे तो कहीं बेटर है कि आप शतावरी कल्प लें, उससे ज़्यादा अच्छा होगा आपको। दीदी इसको जेंट्स भी ले सकते हैं इसको? हाँ, हाँ, ले सकते हैं। थैंक सब यू। लोग ले हाँ, ओके। सुधा साकल्य जी पूछ रही है, हर उम्र की महिला ले सकती है क्या? जी, हर उम्र की महिला ले सकती है। वही आप थोड़े दिन लीजिए, 15 दिन, 1 महीने लीजिए, फिर थोड़ा गैप कर दीजिए, फिर शुरू कर दीजिए। पर आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर जो भी आपके पास के हैं या जो भी आप जिनके पास सलाह लेते हैं, उसको भी थोड़ा दिखा दीजिए, क्योंकि क्या होता है हम लोग हर चीज़ को जनरलाइज़ कुछ नहीं होता आयुर्वेद में, कि एक चीज़ मैंने बोली आप सब हम लोग थोड़ा कंडीशन टू कंडीशन वेरी करते हैं। जैसे अश्वगंधा भी थोड़ा अच्छा है, लेकिन हम लोग देखते हैं पहले कि क्या ज़्यादा हिस्ट्री लेने के बाद वो सब चीज़ें पता चलती है। लेकिन आप ले सकते हैं, ऐसा कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं है इस चीज़ के, आप ले सकते हैं। दीदी किस समय लेना है? रात में लीजिए, रात में जब दूध पिएँगे ना, तो दूध में आप डाल के ले सकते हैं। पर आप बोल रही हो कि मीठा रहता है, तो फिर शुगर वालों के लिए बेटे? हाँ, शुगर वालों के लिए नहीं, शुगर वालों के लिए क्या है ना, शतावरी चूर्ण भी मिलता है, जिसमें कुछ प्रिपरेशन नहीं किया हुआ रहता है, तो आप वो ले सकते हैं। ठीक है। शतावरी कल्प एक्चुअली एक प्रिपेयर बोर्नविटा टाइप आता है, तो उसमें क्या है कि अलग से शक्कर डालने की ज़रूरत नहीं है, हम ले सकते हैं। अगर डायबिटीज़ वाले कुछ लेना चाहते हैं, तो आप शतावरी चूर्ण डाल के भी ले सकते हैं। उसका क्या टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता है, तो हम थोड़े दिन तो लेते हैं, फिर हम लोग अवॉइड करने लगते हैं, सब लोग ऐसा करते हैं। इसीलिए हम लोग शतावरी कल्प ज़्यादा हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप वो लीजिए, क्योंकि थोड़ा टेस्टी भी लगता है खाने में, तो अच्छा लगता है। हाँ। हम तो टेस्ट लेस है, शुगर का नहीं है। शतावरी चूर्ण ले सकते हैं, फिर आप आधा चम्मच शतावरी चूर्ण ले सकते हैं। दूध में डाल के? दूध में डाल के। बेटा हाँ। अच्छा टिप आपने दिया। एक चीज मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है कि मुझे आयरन की कोई भी चीज लेती हूँ, चाहे मैं गुड़ लूं या अंजीर खाऊं या पिंड खजूर लूं, या मुझे आयरन के कोई टॉनिक दिए जाते हैं, वो मुझे सूट नहीं करते बिल्कुल। तो मैं आयरन का क्या सोर्स ले सकती हूँ फिर आप मेडिसिन कोई ट्राई कर सकते हैं, अगर ऐसा है तो। आपको मतलब कुछ कमी है, या फिर आप ऐसे ही एक फूड में आप लेना चाहते हैं? नहीं, मुझे है अभी जो मेरी मेनोपॉज की प्रॉब्लम चल रही थी, तो उसके लिए डॉक्टर ने मुझे दी, सिरप भी दिया, तो मुझे सिरप भी सूट नहीं हुआ। फिर मैंने आयुर्वेदिक डॉक्टर से भी उन्होंने मुझे पुड़िया दी, तो वो भी सूट नहीं हुई। मेरे मुंह में डालते ही वो पूरा छाले हो जाते हैं, मुझे उससे छाले होते हैं बहुत, मुंह में, पेट में। तो उन्होंने कहा कि आपको इंटॉलरेंस है इसका, कुछ तो मुझे लेना जरूरी है, तो क्या लिया जा सकता है? हाँ, दीदी हम लोग क्या करते हैं, कोई भी मेडिसिन, जैसे हम लोग की मेडिसिन भी उष्ण भी होती है, शीत भी होती है, तो हम कॉम्बिनेशन देते हैं। जैसे आपको मान लो हम लोग आयरन के लिए आप लोग सब मन से नहीं लीजिए, दीदी का मैं देख के, हाँ, जैसे ताप्यादि लोह, नवायस लोह, ये हमारा आयरन का मेडिसिन होता है। तो आप इसके साथ जैसे कुछ शीत चीज देते हैं हम लोग, जैसे प्रवाल पिष्टी देंगे या प्रवाल पंचामृत देंगे। तो आप 2 की चीज़ों की यदि कॉम्बिनेशन में लेते हैं ना, तो शायद आपको छाले या जो आपको गरम पड़ रहा है वो बैलेंस हो सकता है। जैसे हम लोग सजेस्ट करते हैं, पर वही मैं बार-बार ये बोलूँगी कि आप क मन से आप कुछ मत लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हमको अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग ये सजेस्ट करते हैं, हम लोग को डिसाइड करना पड़ता है कि कौन से पेशेंट को क्या चीज़ सूट होगी। ये सब हम लोग को पूछने के बाद ही पता चलता है। पर जैसे ताप्यादि लोह, नवायस लोह हमारा रहता है, आयरन की मेडिसिन्स रहती है, पर उसके साथ में आप प्रवाल पिष्टी वगैरह लेंगी ना, तो ये सब प्रॉब्लम नहीं होगी। मीना की सवाल से मेरे को एक सवाल याद आया। हाँ। मैं एप्पल खाती हूँ या संतरा खाती हूँ, तो मुझे तुरंत सर्दी हो जाती है, तो ये क्या कारण है? बच्चे हंसते हैं कि मम्मी हाँ। तो कई बार क्या होता है ना, कोई चीज़, सबकी प्रकृति अलग-अलग रहती है, कोई चीज़ सूट नहीं होती, तो वो हमको पता है, तो वो चीज़ सबसे पहले वही अवॉइड करना चाहिए।
ऐसा बोलूँगी मैं। हो सकता है आपको नहीं होगी हो इससे प्रॉब्लम, हो सकता है पानी पी लेते हो आप संतरा खा के या कुछ तो आप ऐसा करते होंगे, जो आप नहीं एनालिसिस करिए। हाँ। नहीं, मैं बराबर मैंने बच्चे नाराज होते हैं ना कि मम्मी का क्या पागलपन है ये, एप्पल खाने से कोई सर्दी होती है, तो मैं उनको खा के दिखाती हूँ, देखते शाम को क्या हालत होगी। हाँ, तो आपको सूट नहीं करता होगा, ऐसा हाँ, बोल सकते हैं। हाँ, जी, वीणा की बात से क्योंकि हाँ, आयुर्वेद में ना एक ये चीज़ बहुत बोला है, निदान परिवर्जन। एक बहुत हमारा कॉमन चीज़ होती है कि जी, यदि किसी चीज़ से हमको प्रॉब्लम हो रही है, तो उस चीज़ को हमको पता है कि प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसको हटा दीजिए फिर। बिल्कुल सही। हाँ, ये चीज़ एक है हमारे इसमें। हम सबसे पहले, क्योंकि हम लोग भी पेशेंट खाए इसलिए नहीं बोलते हैं कि ये आप रूटीन ठीक कर लीजिए, खानी पड़ेगी। कई बार बैलेंस करने के लिए फिर हमको देना पड़ता है, पर हम उनको यही समझाते हैं कि ये अभी हम दे रहे हैं, आप अभी ठीक हो जाएँगे। यदि आपने फिर से खाना शुरू किया तो आपको फिर से हो सकता है। इसलिए आप सबसे पहले रूटीन को ठीक करिए। हुँ, जी। तो स्वाति जी, आपने बहुत अच्छे टिप्स दिए और एक डेली मतलब एक नॉर्मल हाउसवाइफ जो होती है, उसके लिए आप कोई घरेलू ऐसी चीज़ बताना चाहेंगी जो घर पे रह कर के वो आयरन, कैल्शियम की कमी पूरी कर सकें? मतलब हमारे किचन से ही निकाल के हम ऐसी कौन-सी चीज़ ले सकते हैं अपने भोजन में कि आयरन और कैल्शियम की कमी ना हो उनको? जी, जी। दूध बहुत अच्छा है। दूध कैल्शियम के, हाँ, दूध, पनीर पनीर भी ऐसा थोड़ा खाने में गुरु होता है, इसलिए रोज़ लेना ऐसा नहीं है। लेकिन ये सब चीज़ें, अंजीर, गुड़, ये सब चीज़ें हम खाएँगे तो ये सब चीज़ें हमारी मतलब प्रॉब्लम, सबसे पहले क्या है, पाचन शक्ति को हमारा अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। जी। हाँ, क्योंकि कोई भी चीज़ हमारा, हम लोग कांसेप्ट कैसा है हमारा कि कोई भी चीज़ यदि अच्छे से आपको डाइजेस्ट हो रही है, आपको प्रॉपर भूख लग रही है, आपको मोशन ये प्रॉपर है, तो ये सब चीज़ों की कमी होती ही नहीं है। जी। अगर आपको कमी हो रही है मतलब कुछ तो डाइजेशन में प्रॉब्लम है। जो हम खाना खा रहे हैं उसका जो परिपक्व रस धातु, हमारे इसमें क्या है, धातु का कांसेप्ट है, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, ऐसे बनता है। तो ये प्रॉब्लम इन्हीं धातुओं में कहीं न कहीं आती है। जैसे हम जो खाना खा रहे हैं यदि उसका अच्छे से पाचन नहीं हो रहा है, तो जो रस प्रॉपर एक बनना चाहिए वही कमी आ रही है। इसीलिए हम बोलते हैं कि आयरन की कमी हो रही है, विटामिन डी की कमी हो रही है। एक्चुअली कांसेप्ट हमारे इसमें है ही नहीं कि विटामिन डी, हम लोग नहीं मानते इस चीज़ को। हाँ। हाँ, इसीलिए डाइजेशन आपका प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। अगर कहीं वो दिक्कत है तो सबसे पहले उसको ठीक करिए। उसके बाद आप जो भी खाएँगे संतुलित, हाँ, पच जाना चाहिए। जी। एक चीज़ ये है कि कई बार अंकुरित का भी एक मैं बोल, ये पॉइंट मेरा रह गया है। अंकुरित का भी, स्प्राउट का भी बोलते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। पर स्प्राउट को हम लोग क्या करते हैं, फर्मेंटेड की गिनती में लेते हैं। क्योंकि हम एक दिन, हाँ, एक दिन गलाते हैं, फिर उसको बाँधते हैं, तो वो तीसरा चौथा दिन हो जाता है। हुँ, हुँ। तो वो खा सकते हैं, लेकिन वीक में 1-2 बार खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि रोज़ खाने से कुछ बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता हो, ऐसा नहीं है। या तो रात को गला के तुरंत सुबह बना के खाइए, वो अच्छा है, वो फिर भी ठीक है। अच्छा। मैं बार-बार यही कि डाइजेशन पे बहुत मेरा फ़ोकस करना चाहूँगी कि डाइजेशन अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। जी, जी। अगर अच्छे से जो खा रहे हैं वो पच रहा है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं आएगा, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आएगी। जी, बिल्कुल सही। पेट साफ है तो सभी चीज़ मतलब आप स्वस्थ ही रहेंगे, कोई बीमारियाँ भी नहीं होंगी कोई फिर। बीमारियाँ नहीं आएँगी। बिल्कुल फिर सही। भी बादाम गला के खाना, जैसे किशमिश रात को गला के खाना, ये सब आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। जी। जी, एक क्वेश्चन पूछना था। जी, 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 पूछिए। जी। हाँ, तो मेरी बेटी अभी 11 महीने की है, तो प्रेगनेंसी के बाद यानी 5-6 महीने बाद मुझे बैक पेन स्टार्ट हुआ है। जी, जी। यानी 5-6 महीने बाद हुआ। हुँ, हुँ, हुँ। बेटी होने के 5-6 महीने बाद। और बैक पेन भी कैसा, एक मेरी नस है वो ऐसे थोड़ी फूली हुई लगती है, और यानी ज़्यादा देर बैठ जाए तो बैक पेन होता है। यानी वो नस के आसपास का जो हिस्सा है वो दुखता है। तो जी, उसके जी। लिए मैं क्या करूँ? हाँ, अब ये एक चीज़ ये है कि जैसे प्रेगनेंसी के बाद क्या होता है, जो कुछ चर्या पालन करना रहता है कई बार, हल्का खाना या मसाज करना, यदि वो आपने प्रॉपर किया होगा, तो ऐसा प्रॉब्लम हाँ, हाँ। शायद नहीं आता। किया था आपने वो? नहीं, वो सब किया था,
इसलिए यानी 2 महीने तक तो मैंने मसाज की थी। अच्छा, अच्छा। और फिर क्या हुआ कि बच्ची की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, तो उस वजह से क्या रात भर थोड़ा जागना हो गया 3-4 दिन। हाँ, हाँ। और यानी कंटिन्यूअस बैठना हो गया। तो उसके बाद जस्ट वो 4-5 दिन के बाद मुझे ये पेन चालू हुआ है। अभी हाँ। तक है, यानी अभी 11 महीने हो गए, यानी 4 महीने हो गए और मुझे पेन है अभी। ठीक है, ठीक है। आप एक काम करिए ना, थोड़ा ऑयल भी मसाज भी कर सकते हैं वहाँ पर, और उसके अलावा आप दशमूला रिस्ट ले सकते हैं। हाँ, हाँ, वो दशमूल को मैंने आप तब लिया हाँ, था हाँ, प्रेगनेंसी के बाद मैंने 2 बॉटल पूरी पी है पी उसकी। होगी आपने। हाँ, आप हाँ, बोल हाँ। रहे हैं ना कि वो वही आपका रात्रि जागरण जैसे बोलेंगे हेतु हो गया, रात में जगने का ज़्यादा हो गया ना, इस वज़ह से आपको हुआ होगा। तो आप दशमूल को आती या दशमूला रिस्ट थोड़े दिन लेंगे ना तो अच्छा हो जाएगा, मसाज कर लीजिए। अच्छा, अच्छा। ठीक जी, है। जी। जी। बहुत धन्यवाद स्वाति जी। अब एक आखिरी एक टिप फिर से जी, गरिमा जी। जी की तरफ से है कि वेट लॉस की कोई टिप दे दीजिए। हाँ, वेट लॉस के लिए मैं वही बताया ना बीच में कि हमको क्या है ना, खाने में गेहूँ की रोटी के साथ-साथ ज्वार, जौ, मक्का, बाजरा ये रोटी भी हमको ऐड करना चाहिए। जैसे वीक में सब लोग, मतलब मैं अपना भी बोलूँगी, कई बार नहीं कर पाते, लेकिन थोड़ा अगर हमने रूटीन ये वाला बना लिया, तो बहुत अच्छा होता है। और खाने में क्या है, सब्जी-दाल ज़्यादा खाइए, रोटी कम खाइए। सब्जी ज़्यादा खाइए। और ज्वार की रोटी, जैसे हम कोई वेट लॉस के लिए जब किसी को सजेस्ट करते हैं, तो ज्वार की रोटी खाने के लिए ही बोलते हैं। ज्वार की रोटी क्या है, थोड़ा ड्राई उसकी प्रकृति होती है, तो वो ये सोख लेती है, जो हमारा फैट है, वो फैट को कम करती है, चर्बी को कम करती है। उसके अलावा चना, जैसे जो सूखा चना होता है, गुड़, वो आप खा सकते हैं। जी। सिका हुआ चना होता है ना, जी, हाँ, फुटाने। वो, और हाँ, फुटाने, वो गुड़ वो आप खाइए। जी। त्रिफला ले सकते हैं, ऐसी चीज़ें बहुत है, लेकिन ये आप खाने में यदि हम लोग थोड़ा करेंगे ना तो हो सकता है। जी, जी। हुँ। पिछली बार जो हमारी डायबिटोलॉजिस्ट आई थी, उन्होंने भी यही सजेस्ट किया था कि आप गेहूँ कम करेंगे तो वेट लॉस कर सकते जी, 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 वो हम करना चाहिए हम लोगों को खाने में, ज्वार, जौ की रोटी, बाजरा, मक्का की रोटी, ये सब ऐड करना चाहिए खाने में। हैं। जी। दीदी एक क्वेश्चन और है मेरा। हाँ, हुँ, हाँ। हुँ, हुँ। मेरी मदर इन लॉ को ब्रेन हेमरेज हुआ था, हुँ, हुँ। तो उनकी सर्जरी हुई है ब्रेन की, इस जगह की। तो अच्छा, इसके कारण उनका विज़न, इस आँख का विज़न पूरा चला गया है। अच्छा। तो कोई ऐसा उपाय है क्या कि जिससे वो विज़न आ सके, थोड़ा बहुत भी? हाँ, आप हिस्ट्री अच्छे से दीजिए ना मुझे, आप बात करिए, मैं पूरा हिस्ट्री लेके अगर कुछ हेल्प कर सकती हूँ ना तो डेफ़िनेटली करूँगी मैं, ओह! थैंक यू है ना? सो मच। हाँ, क्योंकि हाँ, उसके हाँ। कारण है ना, वो बहुत डिप्रेस रहती हैं कि मुझे दिखाई नहीं देता, अब मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ। तो मैं हाँ, चाह रही हाँ। थी कि यदि कुछ हो नहीं, नहीं, सके। कर सकते। पूरा हिस्ट्री यदि अच्छे से मुझे पता चलेगा ना तो मैं हेल्प कर सकती हूँ। हाँ, ओके, ओके, है थैंक ना? ठीक है। जी, सुधा यू। साकल्य दीदी की एक और सवाल है। हुँ, हुँ। हाँ दीदी, मैं खटाई अवॉइड करती हूँ। तो हाँ। मेरे को घर वाले भी कहते हैं, हमारे फैमिली डॉक्टर भी कहते हैं कि भाभी आपको विटामिन सी की कमी होगी और आपको स्किन प्रॉब्लम होगी। हाँ, हाँ, तो हाँ। ये सही है क्या? नहीं तो आपने आँवला आपने खाया क्या? आँवला आँवला से कोई भी भी आपको होता कोई है? भी खट्टा कोई भी खटाई खाई, आंवला, टमाटर हुँ। या नींबू या इमली या अमचूर, कुछ भी खट्टा। हाँ, जब हाँ, बल्कि हाँ। जाम भी जो होता है ना, वो भी मुझे खट्टा, मुझे ऐसे वो होती बाद में ऐसे डकार जैसे आती है, तो मैं खट्टे को अवॉइड करती हूँ। तो ये लोग मेरे को कहते हैं कि आपको स्किन प्रॉब्लम होगी, आपकी स्किन का ग्लो कम होगा या आपको ड्राइनेस आएगी। तो ये सही है क्या? नहीं, एक्चुअली खाने में क्या है, सब रस होने चाहिए। अभी जैसे आपके इसमें खट्टा तो एकदम बंद हो जाता होगा ना, हाँ, नहीं इसीलिए कुछ खाती हूँ प्रॉब्लम, खट्टा। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन आँवला, मुझे लगता है आँवला वो खटास वैसी आँवले में नहीं रहती है। आपने आँवला भी खाया है? देखा है आपने खा के? आंवला नहीं खाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है खट्टा है तो नहीं खाती। नहीं, आप एक बार आँवला खा के देखिए, अगर आँवले अच्छा, से आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है, क्योंकि आँवला क्या है ना, रसायन मानते हैं, अमृत मानते हैं। अभी जैसे आँवले अच्छा। का सीज़न भी बहुत चल रहा है, हम जितना ज़्यादा हाँ, हो सके ना आँवले को हमारे
चीजों में हमको खाने में वो ऐड करना ही चाहिए। आंवले का जूस या आंवले की कैंडी या जो भी आंवले का मुरब्बा हम जो खा सकते हैं वो बालों मुरब्बा के लिए। बनाती हूँ मैं घर वालों के लिए, आंवले का हाँ झाड़ी लगा है हाँ, मेरे यहाँ। आप वो भी एक बार खा के देखिए। अगर उससे भी होता है तो फिर आपका देखना पड़ेगा कि क्या आप में ऐसा है कि क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन ठीक हो सकता है, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं हो वो वही सकता है। डर के मारे कि मुझे मसल प्रॉब्लम होगी, पित्त होंगे, तो उस वजह से मैं नहीं खाती हूँ खट्टा कुछ भी। जी 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 आंटी। पर ट्राई करूंगी, आंवले का मुरब्बा हाँ बनाया है हाँ, मैंने, तो ट्राई करूंगी। आप एक बार खा के देखिए, क्योंकि जो खटास बाकी चीजों में रहता है आंवला वैसा नहीं रहता। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, चलिए धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत। ठीक ठीक। जी, तृप्ति बिल्लोरे दीदी कुछ पूछना चाह रहे थे। जी दीदी। हाँ जी, नमस्कार। मैं ये पूछती कि मुझे अभी कुछ ही दिनों पहले, मतलब पहले कुछ टेस्ट करवाए थे उसमें तो नहीं था, पर अभी कुछ दिन पहले टेस्ट कराया था, थायराइड हल्का सा बढ़ा हुआ है और मुझे कुछ दांत का ट्रीटमेंट करवाना था, तो उसके लिए डॉक्टर ने करने को कहा था, तो बोले जब तक वो नॉर्मल नहीं होगा तब तक नहीं करेंगे, तो इसके लिए फिर मुझे क्या करना चाहिए? आप पूरा हिस्ट्री एक बार, हाँ, नंबर पे आप मुझे बताइए ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी। फिर अगर थायराइड को ऐसा है ना, तो एक तो योग से भी हम बहुत कंट्रोल कर सकते हैं थायराइड को। हाँ, कुछ ऐसे आसन होते हैं, आप यूट्यूब में भी आजकल तो बहुत जानकारी रहती है, तो ऐसे कुछ आप नियम से करेंगे ना तो आपका थायराइड कंट्रोल में आ जाएगा। फिर मेडिसिन वाला पार्ट है तो थोड़ा हिस्ट्री लेके मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ। ये मतलब बिना मेडिसिन के भी कंट्रोल किया जा सकता है? हो सकता है ये कंट्रोल में, हाँ बिल्कुल हो सकता है। योग पर और शुरुआत स्टार्टिंग स्टेज पर ही है, डॉक्टर ने कहा ऐसी चिंता की बात नहीं, पर भी मतलब उन्होंने कहा है कि कंट्रोल हो जाए तो हाँ, तो अच्छा है। आप योग का सहारा लीजिए ना, आप योग कुछ अच्छा आसन वगैरह शुरू कीजिए ना और रेगुलर करिए उसको, तो ये बिना मेडिसिन के भी ठीक हो जाएगा। क्योंकि थायराइड तो ऐसा है नहीं कि तुरंत मेडिसिन ही लेने की जरूरत पड़े एलोपैथिक, मतलब आयुर्वेदिक भी आप ले सकते हैं, उससे भी क्या है ना थोड़े दिन में बैलेंस हो जाता है। इसके लिए क्या योग प्राणायाम रहते हैं थायराइड के विशेष? विशेष अनुलोम विलोम और आसन रहते हैं, वज्रासन और पाद मुक्तासन, ये इस टाइप से 2-4 रहते हैं, वो आप करेंगे ना। कोई भी चीज, एक्चुअली थायराइड भी क्या है, हार्मोनल चीज है, हार्मोनल इनबैलेंस है, तो हम अनुलोम विलोम थोड़ा 2 मिनट 3 मिनट करते करते 5 मिनट तक आप आइए और ऐसा रोज करिए आप, तो इससे हार्मोनल बैलेंस होता है। जी जी। जी स्वाति जी, एक आखिरी एक और प्रश्न बचा है। जी। मुक्ता परवे जी पूछ रही हैं कि पीरियड्स की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसके लिए क्या सजेस्ट करेंगे आप? हाँ, पीरियड का प्रॉब्लम भी एक्चुअली डेली रूटीन में ही कहीं गड़बड़ है ना, रात को देर से सोना और देर से उठना, ऐसे कुछ तो मिल रहा है, बिल्कुल फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करना, जी। बाहर का खाना या कुछ तो ऐसा होगा, तो ये प्रॉब्लम आती है। यंग बच्चों में भी ऐसा दिक्कत आता है आजकल। जी। तो वो आप पूरा आपका रूटीन ठीक करिए। एक्चुअली दिनचर्या मैंने टॉपिक इसीलिए लिया क्योंकि बाकी जानकारी तो कई जगह से मिल जाती है, हर जगह से मिल जाती है, आयुर्वेद का भी सब जगह ही आजकल, लेकिन ये जो चीजें हैं, कंसेप्ट हैं, टॉपिक लिया, तो ये रूटीन एक्चुअली आप ठीक करवाइए। जिनको भी पीरियड का प्रॉब्लम है ना, उनका रूटीन प्रॉपर ठीक करवाइए। और फिर क्या है कि थोड़ा आगे जाके फिर इन्वेस्टिगेशन वगैरह करवाना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों सोनोग्राफी होती है उसके लिए, कि क्यों कोई पीसीओडी का प्रॉब्लम तो नहीं है, पीरियड का समस्या के कारण, या हीमोग्लोबिन कम तो नहीं है, ये भी होता है एक रीजन। हाँ, तो आप थोड़ा हीमोग्लोबिन रूल तो है आउट। कम, हाँ, हीमोग्लोबिन कम हो चुका है क्योंकि पीरियड की प्रॉब्लम चलती है, मतलब पूरा महीना महीना पूरा मंथ हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है, कभी 2 महीने तक नहीं आता और कभी होता है तो पूरा मंथ चलता है। हाँ, तो ये आपका एज क्या है, मेनोपॉजल एज तो नहीं है? 45 हाँ 45। हाँ, तो ये मेनोपॉज की वजह से भी आपको ऐसा होता है। हाँ, बाकी सोनोग्राफी वगैरह सब करवाए, कुछ भी नहीं है, पर वो अच्छा। बस ये दिक्कत बार बार हो रही है, तो उससे हीमोग्लोबिन कम होते जाता है फिर। हाँ हाँ, वो आपको फिर थोड़ा सा मेडिसिन का सहारा लेना लेना पड़ेगा, क्योंकि मेनोपॉजल एज है ना, मेनोपॉज की वजह से ही ऐसा होता है, आपका डिस्टरबेंस है। पर डॉक्टर तो मना कर गए, बोले कुछ भी नहीं, आप तो बोले कि जाने वाली है इसलिए ये हो गई बोले। हाँ हाँ, वो बराबर है, सही बात है उनका,
पर आयुर्वेदिक कुछ ऐसा जो बैलेंस करती है ना चीजों को, वो आप ले सकते हैं कि नुकसान भी नहीं हो आपका। और हाँ, एलोपैथिक तो जरूरत नहीं है, यदि आप ज्यादा परेशान हो रहे हैं तो। एलोपैथिक तो लेते ही नहीं, हाँ हाँ लेते ही हाँ, नहीं हूँ एलोपैथिक, तो वैसे भी नहीं लेती हूँ मैं। बराबर बराबर, सही है। जी, चलिए अगला और आखिरी प्रश्न है, श्रुति साकल्य जी कुछ पूछना चाह रही थी। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है, जस्ट कॉमन क्वेश्चन सब बच्चों के हिसाब से। आजकल बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, तो उसके कारण वो आई प्रॉब्लम्स उनको हो रही है। मतलब मुझे भी ऐसा लगता है कि आई टेस्ट करवाना पड़ेगा टाइप से बच्चों का। तो उसके लिए हाँ ऐसी कोई तरीका जो बच्चे ऐसी चीजें कुछ खा लें जिससे उनका आई साइट इम्प्रूव हो जाए, और बड़ों के लिए भी, जैसे हमको भी जैसे चश्मा लगा है तो हमारी आई साइट इम्प्रूव करने के लिए भी कुछ है क्या? हाँ, है ना, बिल्कुल। आंवला मैंने इसीलिए बोला, आंवला एक्चुअली बहुत ही यूज़फुल है। हम किसी भी रूप में उसका प्रयोग करें ना तो आँखों के लिए बहुत अच्छा रहता है। और स्क्रीन टाइम तो थोड़ा कम करवाना ही चाहिए। थोड़ा सब लोग हाँ, परेशान हैं इससे कोरोना की वज़ह से। लेकिन फिर भी हमको बहुत कोशिश करना चाहिए कि मोबाइल बच्चे ना लें हाथ में। टीवी तक फिर भी ठीक है, लेकिन मोबाइल के लिए हमको बहुत अवॉइड करना चाहिए। उसके लिए थोड़ा हमको भी कड़क होना पड़ता है, क्योंकि फिर हमको लगे रहना पड़ता है, लेकिन वो थोड़ा हमको करना चाहिए। क्योंकि बच्चे क्या है, घर में रहते हैं, टीवी भी नहीं देखेंगे, मोबाइल नहीं देखेंगे तो करेंगे क्या? मतलब हमको बहुत टाइम देना पड़ता है। कई बार ऐसा हो जाता है, लेकिन मोबाइल से तो बहुत दिक्कत आती है। मोबाइल का थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। टीवी आप दिखा दें तो फिर भी ठीक है। आप आंवला खिलाइए ना, आंवला एक्चुअली बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। च्यवनप्राश का च्यवनप्राश का क्या है ना, थोड़ा-सा यही है कि च्यवनप्राश यदि खिलाते हैं तो उसको थोड़ा डाइजेस्ट होने के लिए टाइम दीजिए। सुबह से खिलाइए, जैसे 7-8 बजे से खिलाया तो थोड़ा 9-10 बजे तक वो अच्छे से पच जाता है, उसके बाद खाना खिलाइए। या आंवले का जितना भी बहुत सारी चीज़ें मिलती है आजकल, तो अभी आंवले का तो अभी सीज़न है, जितना हम यूज़ कर सकते हैं आंवला उतना अच्छा है। आँखों के लिए बहुत अच्छा है आंवला, हाँ। और कुछ डेली में ऐसे खाने में ऐसा कुछ दें अगर, क्योंकि आंवला नहीं खाती तो हाँ, हाँ, उसके हाँ। फिर गाजर, टमाटर ये सब विटामिन ए जिसमें भी रहता है ना, विटामिन ए और सी, वो सब आँखों के लिए अच्छा है। गाजर जैसे ओके। हाँ, गाजर, टमाटर ये सब आप लोगों को भी पता ही है, ये सब कॉमन चीज़ें। लेकिन आंवले का क्या है ना कि आंवला अब कैंडी वगैरह, मीठा वगैरह ये सब भी मिलता है ना, टेस्टी वाला उसका वर्ज़न भी रहता है, तो वो आप उसको दीजिए। ओके, ठीक। थैंक यू सो ओके, मच। ठीक है। चलिए बहुत अच्छा और बहुत ही उपयोगी सेशन रहा स्वाति जी आपका। और ये बहुत बात तो है। टिप्स मिले हैं आज, तो इतने टिप्स मिले हैं कि याद रख लिया अगर तो फिर पार पा गए हम लोग चलो समझ। अपन नीचे तो बार बार देखेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तभी मैं आप भी आयुर्वेद को ही पसंद करती हूँ। मैं भी, जी मैं जी एलोपैथिक में नहीं जाती। स्वाति ने बहुत आपने अच्छे आंवले का से कहा तो मैं आंवला अपने साथ लेकर बैठ गई। हाँ, हाँ। तो स्वाति, एक और क्वेश्चन था मेरा कि हाँ। आंवला मुरब्बा अगर ये कितने दिन तक यूज कर सकते बनाने के बाद? वो तो आप लोग ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। मेरे को वो लोग दादी, हाँ, ये लोग आप लोग ज़्यादा अच्छे से जानते हैं ये चीज़। नहीं, अगर खराब अच्छी नहीं होता। कंडीशन में है तो 1 आध साल चल जाता है ना? हाँ, चल जाता है, चलता है, 2 आराम से चलता है। जाता है तो। हाँ। इनकी ऐसे वो तो नहीं होती कि एक्सपायरी हो गई अब फेंक दो। नहीं, ये मैं बोलूं एक बात, अमृता जी बोलते हैं कि सालों साल जितना भी पुराना हो वो अच्छा माना हाँ, जाता है हाँ, बराबर है। ना? घी का भी ऐसे ही है, घी, शहद जितना पुराना है उतना अच्छा है। नहीं, हमारे बच्चों को हर चीज महीने भर बाद फेंकनी रहती। मम्मी खराब हो गई, फेंक दो। मम्मी ये बहुत दिन का बना है, फेंक दो। नहीं होता एक्सपायरी मुरब्बा। आंवला तो पड़ता जितना है, वो अच्छा पुराना हो मानते ना उतना अच्छा रहता है। आंवले अच्छा के साथ मानते कोई चीज नहीं है। अच्छा स्वाति, च्यवनप्राश कितने बड़े बच्चों को दे सकते हैं? मतलब कितने छोटे बच्चे को, सॉरी, मतलब 2 साल के बच्चे को दे सकते हैं क्या दे च्यवनप्राश? सकते हैं, थोड़ा मात्रा कम रखिए फिर। मैं वही बोल रही हूँ, थोड़ा डाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि थोड़ा सब चीज़ें रहती तो हैवी तो रहता है, इसलिए थोड़ा दीजिए उसको, पचन होने का थोड़ा टाइम दीजिए। मतलब थोड़ा गैप रखिए 1 आध घंटे का, 2 घंटे का, फिर कुछ खिलाइए उनको। वैसे च्यवनप्राश से स्वामला ज्यादा अच्छा बताते हैं, सही है क्या ये? हाँ, स्वामला अच्छा है, स्वामला, कंपनी हाँ, अच्छा है वो। दूध पापेश्वर का स्वामला। दूध पापेश्वर का अच्छा है हाँ, वो। मैं वो तो लेती हूँ। उसमें वो 2 टाइप के मिलते हैं, एक स्वर्ण वगैरह सब, बच्चों को फिर वो अवॉइड करना चाहिए। हाँ, नहीं, बच्चों को नहीं, अपने लिए हाँ। वो अच्छा वो रहता है। उसमें हाँ, अच्छा है, वो कंपनी अच्छी है।
और कोई कभी अभी तो क्या है जैसे सीजन है ना, तो अभी कोई अपना नॉन अच्छे से बनाते हो तो हम उनसे ले सकते हैं फिर। पता हो कि हाँ ये अच्छा बनाते हैं तो हम ले सकते हैं। क्योंकि अभी डॉक्टर्स आयुर्वेदिक डॉक्टर सब लोग बनाते ही है इस सीजन में। तुम बहुत हाँ। दूर रहती हो हाँ। बेशक। नहीं मैं नहीं बना पाती मामी जी, सच में बोलूं तो मैं बना नहीं पाती हूँ, लेकिन हाँ ये है कि देख लेती हूँ मैं भी कौन अच्छा बनाता है। क्या हम लोग के इसमें बहुत सारे पार्ट रहते हैं, तो अब सब पार्ट एक इंसान नहीं निभा पाता। कोई मेडिसिन वाला करता है तो पता रहता है कि कौन अच्छा बनाता है, फिर उनसे ले लेते हैं, ऐसा करते हैं हम लोग। सही है सही है। बहुत अच्छा लगा है तुमको यहाँ देखकर। और बहुत अच्छा सेशन रहा स्वाति जी आपका। नहीं, मेरे लिए भी बहुत बहुत खुशी की और सौभाग्य की बात है कि मुझे ऐसा आता है या मुझे कुछ ऐसा है जो मैं आप लोगों से शेयर कर सकती हूँ। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। ये बहुत बहुत आता है। है आप तो कर रही है, आपने इतना समय दिया समाज की बहनों के लिए। इतनी देर से मम्मी कहाँ थी? क्यों स्वाति, मम्मी कहाँ थी इतनी देर से? मम्मी का कैमरा ऑफ था, अभी माइक ऑफ है आपका मम्मी, माइक चालू करो। हाँ, बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा, अच्छा लगा। आपने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया। हाँ, और नमस्कार। आपका उज्जैन में रिलेशन है क्या? उज्जैन का ससुराल तो है। मेरा हाँ उज्जैन का ससुराल है। हाँ, मैं जो समझ रहे हैं वही है। जी अच्छा, मम्मी को देख के समझ आया मेरे को। हम इसको औपचारिक रूप से समापन करते हैं, उसके बाद हम बातचीत करेंगे। तो मैं नीलिमा भाभी को फिर से आमंत्रित करूंगी। नीलिमा भाभी एक आभार गीत स्वाति जी के लिए प्रस्तुत कर दें। नीलिमा परसाई जी। बाकी लोग म्यूट कर दीजिए। बीना जी, तुमने अभी फिल्मी गीत की फरमाइश की थी ना, जी जी भाभी। मैं सुनाती हूँ। स्वाति जी से सबसे अपना प्यार ऐसे अपना बना रहे जी बिल्कुल उनके लिए मैं गीत गाती हूँ। जी, बहुत स्वागत है भाभी। जिंदगी प्यार का गीत है, इसको हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसको हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर है, इसको नाल जाना पड़ेगा। जिसका जितना हो आचर यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी। ला 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 ला। जिसका जितना हो आचर यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी। फूल जीवन में गला खिले तो कांटों से भी निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसको हर दिल को गाना पड़ेगा। है अगर दूर मंजिल तो क्या, रास्ता भी हो मुश्किल तो क्या। ला 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 ला। है अगर दूर मंजिल तो क्या, रास्ता भी हो मुश्किल तो क्या। रात तारों भरी ना मिले तो दिल का दीपक जलाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसको हर दिल को गाना पड़ेगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति, बहुत बढ़िया। हम लोगों को बहुत 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 धन्यवाद नीलिमा भाभी, आपका बहुत बहुत आभार। आपने गीतों से हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, आभार आपका। और स्वाति जी आपको तो बहुत बहुत बाकी लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज। मुझे इतने अच्छे से सुना, इसके लिए मेरा तो पहला ही मौका था लाइव प्रोग्राम में गाने का। आप लोगों ने सुना और मेरा हौसला बढ़ाया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत धन्यवाद भाभी।
जी, आज के सेशन के लिए मैं आपको बहुत सारा धन्यवाद देना चाहूँगी दी है और बहुत अच्छी जानकारी दी है। और आज के कार्यक्रम का सार यही रहा कि अगर हम अपना दैनिक जीवन अपने नियमों के आयुर्वेद के नियमों के अनुसार रखते हैं तो हम कभी ना बीमार पड़ेंगे, ना शरीर में किसी तरह की कोई विटामिन आयरन की किसी भी चीज़ की कमी हो पाएगी। तो बहुत अच्छे आपने टिप्स दिए, बहुत अच्छी आपने प्रश्नों के जवाब बहुत अच्छे दिए, जो सभी बहनें संतुष्ट हो पाई। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। जी बहुत धन्यवाद, सबको प्रणाम मेरी तरफ से। जी बहुत वीणा स्वाति बहुत दोनों का बहुत बढ़िया रहा। जी जी बहुत बहुत आशीर्वाद, उन्नति करो, आगे बढ़ो। आए सभी अतिथियों का भी बहुत धन्यवाद, आप सभी आए और आप लोगों ने कार्यक्रम को सफल बनाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को। कार्यक्रम तो बहुत अच्छा रहता है हमारा। सकती हूँ क्या एक कि पानी पीने के बाद कितनी देर बाद हमको बाथरूम जाना चाहिए, मतलब पानी जैसे एक गिलास पी लिया तो इसके भी कुछ है क्या? नहीं, उसका तो ऐसे ही मैंने बताया ना, मूत्र का जब भी वेग है हमको जाना चाहिए, उसको रोकना नहीं है। नहीं रोकना नहीं चाहिए, लेकिन जैसा क्या पानी पियो ना तो जाना पड़ता है और नहीं पियो तो फिर नहीं लगता ऐसा। हाँ नहीं, आपको लगे तो आप जाइए, ऐसा ही उसका नियम ही ऐसा है कि आपको रोकना नहीं है एक्चुअली। नहीं कितनी अगर देर हम बाद रोक होता है इसका, जितना हमने एक गिलास पानी पी लिया तो उसका कितनी देर बाद परिणाम होता है, मतलब ऐसा।